चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो क्लास 11th है ना, उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि ध्यान रखना हमारे पास दो तरीके के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एक होगा जहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स होगा। और दूसरा होगा इकोनॉमिक्स का दो पार्ट होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, और उसके साइड बाय साइड एक और बुक होगी स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप पढ़ोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर है दैट इज, नाम ही इसका यही है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड होंगी, मतलब यूनिट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम ही इंट्रोडक्शन है और उसमें यही चैप्टर है। यानी कि जैसे ही आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप ये कह सकोगे कि हमारा एक यूनिट या एक चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। यहाँ आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानोगे, इकोनॉमिक्स को समझोगे, क्या चीजें होती हैं, कैसे करना है, वो सब चीजें जानोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं समझना। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, समझते हुए चलना है और कोशिश करनी है साइड बाय साइड याद करनी। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी जो मैं अपनी भाषा में लिखवाऊंगा, तो उसको मेरी भाषा में लिख के, और इसकी इकोनॉमिक्स का हम एक एक चीज रखेंगे जो बहुत ही डिफरेंट होगी हमारी बिजनेस स्टडी से, हमारी अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्टों से, ये कि हम इसको साइड बाय साइड लर्निंग करते चलेंगे। तो जब भी हम इसके टॉपिक्स अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ भी होंगे, तो सबसे पहले ये मैं सुनता हुआ चलूंगा आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भाषा में याद हो वो भाषा में आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कहता है देखो, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है और अपने एक सोचने का तरीका होता है। जैसे अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में हम जैसे एलजेब्रा या नंबर्स के बारे में बातचीत करते हैं। साइंस के बारे में हम थोड़े एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, डिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं। अकाउंट्स में हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जस्ट एक रेफरेंस है, जरूरी नहीं हम हर चीज में यही बात करते हैं, एक रेफरेंस है कि जनरली आप इन सब्जेक्टों में बात करते हो। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करेंगे। अब आपने सोचा है जी 9th 10th की इकोनॉमिक्स है, वैसे ही पढ़ लेते हैं, उसी तरीके से चीजें चलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टोटली डिफरेंट। जो भी आप अभी तक पढ़ के आओ उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग है, टोटली डिफरेंट चीज है। क्या पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो डिमांड, मतलब मार्केट है, मार्केट में क्या डिमांड है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या बेचने वाले लोग बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर मतलब आप सामान खरीदते हो, तो आप मार्केट में क्या खरीदना चाहते हो, किस चीज की डिमांड या मांग रखते हो, दैट इज डिमांड। और आप मार्केट में क्या बेचना चाहते हो या क्या बेचना पसंद है या क्या बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, ये होता है सप्लाई। और मार्केट जहां पर ये दोनों चीजें पूरी की जाती है। इस किताब में यानी कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नई नई छोटी छोटी इकोनॉमिक की टर्म्स पढ़ेंगे, ये समझेंगे कैसे इकोनॉमिस्ट सोचते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट बिकम एन इकोनॉमिस्ट इन वन डे। आप एक दिन में इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकते। कैसे लोग सोचते हैं वो नहीं आप सोच सकते शुरू से। आपको थ्योरी चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सोच पाओ। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है? आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपका मेन पर्पस क्या है? आपका मेन पर्पस यही है कि आप अपने अंदर इकोनॉमिक थिंकिंग ला सको। मतलब आप इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीजें आप सोच सको, ठीक है ना। इसका मतलब आप लॉजिकली अपनी चॉइसेस के बारे में सोच सको कि मुझे मार्केट में क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। ये समझ पाओ कि लोग कैसे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जस्ट एक थ्योरी चल रही है, इन सब से कुछ भी कोई एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बात ध्यान रखना। जब मैं कहूंगा कि यहां से, तो ध्यान रखना वहीं से आएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आप ये समझो कि इकोनॉमी क्या होता है।
और हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिर जाके इकोनॉमिक्स क्या होती है वो समझना, यानी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारी किताब का शुरू हो जाता है यहाँ से। सबसे पहला टॉपिक दैट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना मेरी बात में। इकोनॉमी सिंपल शब्दों में पढ़ते हैं पहले। एक इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो इकोनॉमी है। इंडिया में लोग रहते होंगे, काम करते होंगे, पैसा कमाते होंगे, पैसा कमा के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते होंगे, वो इकोनॉमी होती है। एक सिस्टम जहां पर पैसा कमाया जाता है, प्रोड्यूस माल को बनाया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत इकोनॉमी में? बेसिक सा मतलब है इकोनॉमी का। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और यूज करते हैं उस इनकम का अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। रियल लाइफ स्टोरी, जैसे मान लो एक फार्मर है, गेहूं उगाता है, तो गेहूं उगाएगा, उसने क्या करा, प्रोडक्शन करा। उसके बाद लोग उस गेहूं को खरीदेंगे तो मार्केट में उसी के गेहूं की कंजम्पशन हो रही है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई और बंदा है फैक्ट्री का, या वो किसान ही है, ट्रैक्टर खरीद ले कल को, या फिर कोई फैक्ट्री ओनर है उसने नई मशीन खरीद ली, तो ये इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप एक बात समझ लो, इकोनॉमी के अंदर तीन चीज आती है, प्रोडक्शन माल बनाना, उसको इस्तेमाल करना, कंजम्पशन, और फिर इन्वेस्टमेंट करना। ये सब मिलके एक इकोनॉमी बनाता है। तो इकोनॉमी में क्या तीन एक्टिविटी होती है? प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस बनाना, जैसे कपड़ा बनाना, खाना बनाना, स्कूल में पढ़ाना, ये सब प्रोडक्शन है। कंजम्पशन क्या होती है? उसी गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल करके खाना, जैसे खाना, उसी गुड्स एंड सर्विस जो भी बनाया गया, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, तो ये सब क्या है? कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बनाना भी कहते हैं, क्योंकि कहीं पे आप पैसा लगाओगे तो एक कैपिटल ही तो बनेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। जब जब भाई मैंने कहीं 100 रुपए लगाए, वो 150 रुपए हो गए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो एक तरीके से मेरी कैपिटल बढ़ाई मैंने। तो इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना, जैसे मशीनें खरीदना, फैक्ट्रीज बिल्ड करना। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन करा, उससे इनकम आया, फिर उसके बाद कंजम्पशन भी कर लिया, और फिर वापस से प्रोडक्शन होने लग जाएगा जब इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ भी करोगे। ये इकोनॉमिक की साइकिल होती है। कोई दिक्कत है इकोनॉमी के मतलब में? आ गया। चलते आगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। भाई इकोनॉमी का पर्पस, अब मन में एक सवाल तो आएगा कि हाँ भैया ये चल रहा है, क्या चल रहा है? लोग सामान बना रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सब, पर क्यों कर रहे हैं सब? तो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, लोगों को काम मिलता है इससे। भाई इंसान अपने आप को जीवित रखना चाहता है, अब जीवित रखने के लिए उसको पता है कि उसको काम करना पड़ेगा, काम करके उससे पैसा कमाएगा, और पैसा कमा के उसको सामान मिलेगा, वस्तुएं मिलेगी, तो वो अपने आप को जीवित रख सकेगा। तो ये चीज के लिए इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। तो इकोनॉमी की ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क इन अ लिविंग, या मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब जो देता है, प्रोवाइड करता है क्या? लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? मीन्स टू वर्क, मतलब काम करने का मकसद, और इससे वो अपने जीवन को अर्न कर सके, मतलब जी सके, ठीक है ना। हम कहां कहां पर देखते हैं इकोनॉमी रियल लाइफ में? तो इकोनॉमी फैक्ट्री के अंदर देखते हैं, दुकानों के अंदर देखते हैं, बैंक के अंदर देखते हैं, ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट हो रही है। जहां पर भी आपको प्रोडक्शन नजर आए, आप बोलो ये इकोनॉमी का पार्ट है। जहां पर भी आपको कंजम्पशन होती हुई नजर आए, इकोनॉमी का पार्ट है। जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आए, ये तीनों ही इकोनॉमी मिलकर बनाते हैं। तो अगर इस टाइम पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट है? हाँ, क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं आपको एक तरीके से कुछ बनाकर दे रहा हूं, और आप इसी चीज को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आप क्लास ले रहे हो, तो ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप एक छोटी से छोटी 10 रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हो, वो भी आपकी इकोनॉमी का पार्ट होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें मिलके इकोनॉमी को वर्क कराती है। एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश, अब देखो, जैसे एक सवाल आता होगा, क्या हर देश की इकोनॉमी अलग होती होगी? आप कहोगे हाँ हो सकती है, क्योंकि हर देश अपना खुद का अपना कुछ बनाता है,
अपना खुद का कुछ अलग खाता है और अपना खुद का कुछ अलग इन्वेस्टमेंट करता है। तो हर देश का अपना अलग इकोनॉमी हो सकता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में खेती होती है भाई, बहुत से देशों में ज्यादा होती हो या कम होती हो, इंडस्ट्रियां भी है हमारे यहाँ, ट्रांसपोर्ट भी है, बैंकिंग भी है, कम्युनिकेशन, जहां जहां आपको प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट नजर आए वो सब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इकोनॉमी समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो, एम वाई खत्म, इकोनॉमी वाई खत्म, एंड दिस इज इकोनॉमिक्स, दिस इज डिफरेंट। वो डिफरेंट था, ये अलग है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो देखो ध्यान समझना, इकोनॉमिक्स को मैं अपनी भाषा में लिखवाऊंगा, इस भाषा को इग्नोर कर दो, ठीक है ना, नहीं तो फिर भी चलो समझ लेते हैं, हल्का सा समझा देता हूं, पर इसको प्रॉपरली मैं अपनी भाषा में लिखवाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स ना एक स्टडी है, ये मतलब एक पढ़ाई है। इकोनॉमिक्स मतलब एक पढ़ाई जिसमें कैसे लोग जो है ना वो चॉइस बनाते हैं लिमिटेड संसाधन को अपनी अनलिमिटेड। देखो मैं समझ, ध्यान से सुनो। आपको पता है इंसान की जो चाहत है, वांट्स, इंसान की जो वांट्स है ना वो बहुत सारी हैं। कभी एक चाहत पूरी हो जाए तो दूसरी क्रिएट हो जाएगी, दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है अनलिमिटेड वांट्स इंसान की होती है। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर उस चाहत को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा मान लो या संसाधन मान लो, वो क्या होता है? लिमिटेड, वो ज्यादा नहीं है। तो अब आपकी चाहते तो अनलिमिटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है, बट आप इनमें से कोई एक ही खरीद सकते हो, इतना आपके पास पैसा या संसाधन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या भैया दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा मेरे लिए खरीदना ज्यादा बेहतर है। तो मैं पूछ रहा हूं आरुषि, बताओ कौन ए खरीदेगा, बी खरीदेगा, सी खरीदेगा, डी खरीदेगा, क्या खरीदेगा? आप कहोगे भैया ऐसे कैसे बता दूं? नहीं बता सकते ना। आप मुझे कंडीशन दो, आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज कितने रुपए की है और उसकी जेब में कितना रुपया है, और कौन सी चीज कितने की है तो उसके फीचर्स कैसे हैं, और उसका किस चीज में इंटरेस्ट है खरीदने में, तो मैं बता सकती हूँ। मैंने आरुषि को ये सारी जानकारी बता दी। अब आरुषि ने कहा भैया बी वाला खरीदेगा, मैंने कहा ओके। तो आरुषि ने क्या करा? आरुषि ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, यानी कि आरुषि ने इकोनॉमिक्स का यूज करा। कैसे? आरुषि ने पढ़ा कि भाई ये जो बंदा है इसने बी क्यों चुनेगा, ये बी क्यों चुनेगा, ये इसलिए चुनेगा क्योंकि आरुषि ने पहले देखा इसकी जेब में कितना रुपया है। फिर आरुषि ने देखा कि ये चारों कैसे हालातों में खरीदे जा सकते हैं, किसको खरीदना जरूरी नहीं कर। तो आरुषि क्या कर रही है? स्टडी कर रही है कि संसाधन अनलिमिटेड है और चाहते, संसाधन लिमिटेड है और चाहते अनलिमिटेड है। तो जब पैसा कम है और चीजें बहुत सारी हैं तो कौन सा खरीदना उसके लिए बेस्ट रहेगा, या क्या वो खरीदेगा, या क्या मार्केट में एक कंज्यूमर खरीदता है, क्या डिसीजन लेता है, उन सबको पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमी तो एक सिस्टम था जहां पर क्या क्या काम चल रहा है। इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं प्रोडक्शन हो रही है, इकोनॉमी है, कहीं कंजम्पशन हो रही है, इकोनॉमी है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है, इकोनॉमी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इकोनॉमी, या फिर एक तरीके से यही कह लो कि देखो कई, अब ये मान लो यहाँ पर ये इस एक सामान को खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? आपको हाँ भैया खरीदेगा। या फिर ये भी देखेगा कैसे खरीदना है, या मान लो कल को किस चीज के लिए खरीद रहा है, मान लो ये प्रोडक्शन के लिए खरीद रहा हो, मान लो ये कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हो, मान लो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो ये सब चीजें भी तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमी को पढ़ना। ये भी कह सकते हो आप कि भैया जो भी चीज हो रही है उसको पढ़ना। तो दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मतलब सिंपल है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इंसान की चाहते अनलिमिटेड है, हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, फोन चाहिए, कार चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। मतलब हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल पैसा क्या बहुत अनलिमिटेड है? नहीं। क्या टाइम बहुत अनलिमिटेड है? नहीं। क्या जमीन बहुत अनलिमिटेड है? नहीं। क्या लेबर जिस चीज को पूरा करेगी वो बहुत अनलिमिटेड है? नहीं। तो हम लोग अपनी हर जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर चीज को वाइजली दिमाग लगा के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स किस बारे में है? इकोनॉमिक्स है चॉइसेस बनाने के बारे में, संसाधन बनाने के बारे में, या यूज करने में, या फिर स्केर्सिटी को डील करने में। स्केर्सिटी कुछ नहीं है, जब मार्केट में
किसी भी चीज की आप मांग करो, वो ज्यादा हो और वो चीज बेचने के लिए कम हो, तो उसे कहते हैं स्कैरसिटी हो जाना। मतलब आप मार्केट में खरीदने गए 100, लेकिन सामान पड़ा है सिर्फ 50, तो ये स्कैरसिटी हो गई। मतलब कोई, अब जैसे क्या हो रहा है इस टाइम पे मार्केट में, थोड़ा सा हवा मचा किस चीज का, एलपीजी का, तो आप कह सकते हो कि एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, यानी कि स्कैरसिटी हो गई। समझ रहे हो, है ना। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने कहा कि चलो हम पूरा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स किस किस टॉपिक से है, इकोनॉमिक्स है कि कैसे आप सिलेक्ट करोगे जो संसाधन आपके पास कम है उससे अपनी अनलिमिटेड जरूरतों को कैसे पूरा करोगे, कैसे डिसीजन को सिलेक्ट करोगे। इकोनॉमिक्स इस बारे में बात करता है। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपको चाहिए पिज्जा, आपको चाहिए बर्गर, तो आप पैसा देखोगे कम है तो आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, यही डिसीजन चुनना इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब कोई दिक्कत है, अब आप दो टॉपिक समझ गए होगे, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इकोनॉमी की तो डेफिनेशन यहां पर मैंने आपको बता दी, ये आप याद कर लेना ये वाली, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। क्या कि इसके अंदर प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तीनों। प्रोडक्शन बताना क्या होता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन सिंपल सी चीज है, प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे जो जो मैंने लिखा ना इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख देना। प्रोडक्शन क्या होता है, मेकिंग गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, एग्जांपल ये। फिर कंजम्पशन लिखना, यूजिंग गुड्स एंड सर्विस। जब मतलब जब भी कभी इकोनॉमी पूछी जाए तो एक डेफिनेशन और ये तीन चीज, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट था ना, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये कोर एक्टिविटीज, मतलब हर इकोनॉमी इन तीन मेन एक्टिविटी करती है, तो फिर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे बात कर लिए। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ, आप लिखो इसको, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अपनी कॉपी में, क्योंकि उससे आपकी 2-3 डेफिनेशन याद हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, economics is a subject of science which deals with the study of human behavior। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे, इतना याद करना है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ध्यान सुनना, इसके बाद पता क्या करना, इसके बाद कहना इकोनॉमिक्स इज स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइसेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ये भी लिख लेना इसके बाद, ताकि आपकी डेफिनेशन और बेहतर हो जाए। तो आप बोलना इन विच वी स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइसेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ये और लिख देना, ठीक है। नोट्स में हाथों हाथ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो अब आप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स समझ चुके हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब आप ये चीज समझ चुके होंगे कहीं ना कहीं कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में संसाधन लिमिटेड है और लोगों की जो डिमांड है ना वो अनलिमिटेड है। तो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंसान को क्या चुनना चाहिए या क्या वो किस हालातों में चुनता है वो चीज। तो बोलता है टू अंडरस्टैंड डेली लाइफ डिसीजन। भाई रोजाना स्कूल के डिसीजन, मतलब रोजाना अपने जीवन के डिसीजन को समझना, उसके लिए हम पढ़ते हैं। जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि वाई डू वी मेक दीज चॉइसेस, हाउ वी स्पेंड मनी। भाई आप स्कूल जा रहे हो, फिर उसके बाद आप खाना खा रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो भाई सिंपल सी चीज है, इकोनॉमिक्स आपको क्या समझाएगा, इकोनॉमिक्स समझाएगा कि आपने ये चॉइसेस, ये चीजें क्यों चुनी, आपने कैसे पैसा खर्च करा, किस पे कितना खर्च करा, किस पे कितना नहीं, ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स बताता है। तो पहली चीज आपके डेली लाइफ डिसीजन, भाई सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 ऑप्शन है, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, इससे मेरे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक होता है लाइफ का इंटरेस्ट, और एक होता है मेरे को किस फील्ड में जाना है, व्हाट इज बेटर फॉर माय अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज माय बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए क्या बढ़िया है। या फिर फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जेब में 100 रुपए, आपके सामने 3 खाने के ऑप्शन है, ए बी सी, तो आप कौन सा खाना चुन रहे हो, क्योंकि हो सकता है कोई महंगा खाना हो, कोई सस्ता खाना हो, किसी से महंगा खाना हो पेट बहुत ज्यादा भर जाए, कोई, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 खाने थे ए बी सी,
ए खाना 250 रुपए का है, अब आपको पता है ये तो आपके बजट से ही बाहर हो गया। बी खाना मान लो 80 रुपए का है, और फॉर एग्जाम्पल सी खाना 60 रुपए का है, ठीक है ना। अब आपने देखा जो बी खाना है 80 रुपए का, वो ठीक ठाक मात्रा में है, उससे पेट भी थोड़ा भर जाएगा, और 60 वाला ऐसा है जिससे ठीक ठाक पेट नहीं भरेगा। तो क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है? तो जैसे मान लो आपके लिए बेस्ट है 80 रुपए वाला खाना लेना। तो ये क्या हुआ, आप अपने डेली लाइफ डिसीजन, रोजाना जिंदगी के डिसीजन ले रहे हो, कब क्या खरीदना है, कब क्या नहीं खरीदना, ये समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। कैसे आपके देश की इकोनॉमी काम करती है ये समझना, जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, उसमें कैसे वस्तुओं को बनाया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे जो हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी में संसाधन है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज समझना। और सबसे बड़ा मेन रीजन तो पता है क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का? स्केर्सिटी। देखो दो डिसीजन पढ़े कि क्यों पढ़ रहे हैं, लाइफ डिसीजन समझना, हमारी जिंदगी के डिसीजन हम कैसे लेते हैं ये पढ़ने के लिए, हमारे देश का इकोनॉमी कैसे काम करता है ये समझने के लिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन स्केर्सिटी पढ़ने के लिए। तो अब तीसरा एक यहीं से एक और नया टॉपिक बन जाएगा, स्केर्सिटी होती है। लेकिन आप ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सिर्फ ये भी कह दोगे ना कि आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो आप सिंपल से कहोगे अभी आपने इकोनॉमिक्स में क्या कहा, अभी आपने कहा भैया इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम देख रहे हैं हमारे समाज में जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन लोगों की चाहते क्या है, अनलिमिटेड है। तो उस चीज को पूरा वो कैसे करता है, वो चीज कहलाती है इकोनॉमिक्स, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी है कि नहीं है? हाँ भैया स्केर्सिटी तो है, क्योंकि लोगों की जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है और संसाधन लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो इसको कैसे बढ़िया तरीके से अपने संसाधन का इस्तेमाल करे, वेस्ट ना हो जाए भाई उसका पैसा, या बढ़िया प्रॉपर चॉइसेस कैसे लेगा। तो एक तरीके से हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ध्यान से समझना, मैं इसको वन नोट पे थोड़ा समझाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। देखो हमें पता है हमारी जो सोसाइटी है, उस हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज बड़े ध्यान से समझना, हमारी सोसाइटी के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो वांट्स है, हमारी चाहते हैं, वांट्स हमारी जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। और जो इंसान है वो सॉरी संसाधन जो है हमारे पास, संसाधन मतलब रिसोर्स, रिसोर्स जो है ना वो हमारे पास लिमिटेड है। मतलब संसाधन मतलब हमारी जो डिमांड है ना, डिमांड जो हम मांग रख रहे हैं वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसके पास हमारे पास उसको पूरा करने के लिए जो पैसा कह लो या कुछ भी कह लो वो अनलिमिटेड और लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने देखा कि ये एक सिचुएशन आ गई है स्केर्सिटी की सिचुएशन, मार्केट में सिचुएशन आ गई है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब भाई हमारी डिमांड तो बहुत सारी है लेकिन पूरा करने के लिए चीजें हमारे पास बहुत सारी नहीं है, तो स्केर्सिटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, अब हमें चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि हाँ क्या हमें चुनना है, ठीक है ना। तो यही इकोनॉमिक्स पढ़ने में समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या समझते हैं कि प्रॉपर एलोकेशन कैसे करें संसाधन का, मतलब अब हमें पता है कि मार्केट में ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और उसको पूरा करने के लिए रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। तो यहाँ से जो अनलिमिटेड है, यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम क्या अराइज हुई, बता सकते हो आरुषि क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? अभी अभी मैंने बताया स्केर्सिटी। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आई है कि प्रॉब्लम मार्केट में स्केर्सिटी है, लेकिन अब हमें इसे दूर करना पड़ेगा। अब हमें दूर क्या करना पड़ेगा कि जितना भी हमारे पास है रिसोर्स लिमिटेड जितने भी हैं, इससे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कैसे करें, या फिर अपने आप को इस संसाधन से जो भी हमारे पास है इससे बेस्ट अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करें। ये बात तो हमें पता है कि हम सब नहीं खरीद सकते क्योंकि है ही नहीं इतना, तो हमें फिर भी एक बेस्ट चॉइसेस तो बनानी पड़ेगी ना। तो भाई अब आपको और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो, आप देखते हो इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी है, आपके पास अनलिमिटेड चाहते हैं लेकिन संसाधन लिमिटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संसाधन का बेस्ट एलोकेशन करना पड़ेगा, मतलब बेस्ट यूज करना पड़ेगा, बस, है ना। तो इसके लिए आप क्या पढ़ते हो कि हम कैसे क्या प्रोड्यूस करें, मार्केट में क्या बनाएं, क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर की नजर से सोचो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए जो मार्केट में संसाधन का इस्तेमाल करके सही से हो, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको नहीं भी समझो तो ये वाली लाइन समझना बस,
क्योंकि ये आगे जाके समझ में आएगी अच्छे से। कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, तो ये तो बेसिक सी नॉर्मल बात हो गई। मेन पॉइंट ये दोनों है, ये दोनों मेन पॉइंट, स्केर्सिटी एंड प्रॉपर एलोकेशन। ठीक है, अब देखो यहीं से स्केर्सिटी की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, जो मैं डेफिनेशन कहूंगा वो लिखना, लिख लो स्केर्सिटी की डेफिनेशन, बस इतना लिखना। when supply is less than its demand, when supply is less than its demand, it is known as scarcity। ठीक है, ये याद कर लेना ये वाली। ठीक है ना, एक सेकंड रुको, बस इसको फिर पढ़ाता हूं मैं। 40 जी। तो स्केर्सिटी बड़ी सिंपल सी, मैंने आपको तरीका समझा दिया क्या, कि भाई जब मार्केट में जो सप्लाई, मतलब जो माल बिक रहा है वो कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो इट इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब संसाधन कम होना और उसके अकॉर्डिंग हम देखें वांट्स अनलिमिटेड होना, मतलब अनलिमिटेड वांट्स के साथ संसाधन लिमिटेड होना, तो ये सिचुएशन होती है स्केर्सिटी की। भाई मार्केट में आप खरीदने गए, आपने 10 चॉकलेट मांगी और मार्केट में कहीं पे भी आपको 10 चॉकलेट नहीं मिली, कुल मिला के से 5 ही चॉकलेट मिली, तो सप्लाई 5 की हुई और आपने डिमांड 10 की रखी, तो आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, सप्लाई कम है डिमांड से, तो ये स्केर्सिटी हो गई मार्केट में। ठीक है ना, शॉर्टेज वाली सिचुएशन हो गई। तो आपको पता है कि आप सारी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते और सिचुएशन जो है वो स्केर्सिटी हो जाती है। बाकी स्केर्सिटी क्यों आती है, तो भाई आपको पता है कि आपको चीजें ज्यादा चाहिए और है चीजें मार्केट में कम। तो देखो क्या बोला कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए संसाधन, पैसा, समय, जमीन, ये सब कम होता है, तो रिजल्ट क्या आता है, स्केर्सिटी। और जब स्केर्सिटी आ जाती है तो गुड्स आपको पता है जितनी मात्रा में चाहिए वो मिलेंगे नहीं, और सोसाइटी आपकी सारी चाहते पूरा नहीं कर पाएंगी। तो फिर अब आपने जब देखा कि भैया अब मार्केट में है क्या, मार्केट में स्केर्सिटी है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। तो चॉइस क्यों बनानी पड़ती है, स्केर्सिटी की वजह से। ठीक है ना, और पता है इसी से दो टॉपिक्स रिलेट होते हैं। एक प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन, एक दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे सवाल आने के चांसेस रहते हैं, वो दो प्रॉब्लम क्या रहती है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, दो प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम आती है आपकी मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और एक आती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और इससे अच्छे खासे सवाल आते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आती हैं आपको। तो ये दोनों प्रॉब्लम में से ना एक प्रॉब्लम स्केर्सिटी की है, और स्केर्सिटी की प्रॉब्लम जब आप दूर करते हो तो वो कौन सी प्रॉब्लम होती है कि अब कौन सा बेस्ट चॉइस बनाए, तो चॉइसेस की प्रॉब्लम ये होती है। अब बताओ दोनों चीज कितनी आराम से रिलेट हो रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, चॉइसेस स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में ये हालात हैं, अब उसके लिए उसको बेस्ट चॉइसेस बनानी पड़ेगी, तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है ना, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके आराम से, अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। बाकी स्केर्सिटी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब हर जगह है, ये चाहे एक इंसान की जिंदगी में हो वहां भी मिलेगी, एक बिजनेस की जिंदगी में हो, बिजनेस की जिंदगी, सरकार, हर देश का, ऐसा कोई देश नहीं है जो कहे मेरे पास सब है। ठीक है ना, तो स्केर्सिटी हर जगह है। एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी के पास भी क्या क्या किस चीज की स्केर्सिटी है, समय की स्केर्सिटी, भले पैसा बहुत हो लेकिन जीवन की स्केर्सिटी, सो उसको भी कहीं ना कहीं स्केर्सिटी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ठीक है ना, इकोनोमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्स, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अब हम कर क्या रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास संसाधन, आपको पता है संसाधन बहुत सारा है या कम है, कम है, तो इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है बनाना, क्या बनाना, बेस्ट यूज लेना, किस चीज का, लिमिटेड संसाधनों का। मतलब आपको पता है आपके पास संसाधन लिमिटेड है, और उन लिमिटेड संसाधनों को लेकर बेस्ट इस्तेमाल करना इकोनोमाइजिंग कहलाता है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब आपके पास लिमिटेड संसाधन है और उन लिमिटेड संसाधन से आप बेस्ट आंसर या बेस्ट चॉइसेस निकाल रहे हो या बेस्ट यूज कर पा रहे हो उसका, तो उसे कहते हैं इकोनोमाइजिंग। क्योंकि आपको पता है आपके संसाधन कम हैं, तो आपको उन्हें बड़े अच्छे से यूज करना पड़ेगा, वेस्ट नहीं करना, प्रॉपर चॉइसेस बनानी, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए हैं, बढ़िया तरीके से केयरफुली इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो पैसा, तो वो इकोनोमाइजिंग कहलाता है। तो आपको क्या करना है, हमें इकोनोमाइज करना है संसाधन को, जिससे हम अपनी अनलिमिटेड चाहतों को लिमिटेड संसाधन से
भी पूरा कर सके। तो व्हाट इज इकोनोमाइजिंग? इकोनोमाइजिंग मतलब बेस्ट यूज करना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। बाकी स्कैरसिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम, कहता भाई जरूरी नहीं है मार्केट में कि सिर्फ स्कैरसिटी की ही प्रॉब्लम हो। स्कैरसिटी मतलब हम देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में इंसान प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहा है आपको पता है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट एक और प्रॉब्लम आती है इसके अलावा। मतलब कह रहा है भाई एक प्रॉब्लम और आ जाती है, वो प्रॉब्लम है कि जब आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब आपकी चाहते अनलिमिटेड है, लेकिन आपके रिसोर्सेज संसाधन आपको पता है लिमिटेड है, आप पूरा नहीं कर सकते संसाधनों को। तो अब एक प्रॉब्लम और आ जाती है इसी के साथ साथ कि जो आपके पास संसाधन है ना, मतलब जो आपके पास पैसा भी है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपके पास संसाधन भी है, रिसोर्सेज भी जो है ना आपके पास, उनके भी बहुत सारे यूज हैं। मतलब भाई अब आपको पता है कि आपकी चाहते तो अनलिमिटेड है और उसको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा कम है, तो कम इस्तेमाल कर लो, कम चाहत थोड़ी पूरी हो जाएगी। नहीं, इसके साथ प्रॉब्लम भी पता है अब एक और क्या आ जाती है, अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी आ जाती है भाई कि मैं जो मेरे पास पैसा पड़ा है उससे मैं बहुत सारे इस्तेमाल भी तो कर सकता हूँ। मतलब अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब मेरा जो संसाधन है ना उसके मैं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे एक संसाधन है, वो जरूरी थोड़ी ना है वो सिर्फ एक ही तरीके से यूज हो, उसके भी वो बहुत सारे यूज है। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल संसाधन है, क्या पेट्रोल अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है। पेट्रोल कार में भी यूज हो सकता है, एयरप्लेन में भी यूज हो सकता है, जनरेटर में भी यूज हो सकता है। सो हमें डिसाइड करना है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करें। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पेट्रोल दे दिया, अब आपको पूरा करना है। अब आप कहोगे भैया पेट्रोल लिमिटेड है और मैं जैसे मान लो पेट्रोल सिर्फ 1000 किलोमीटर चल सकता है, इतना पेट्रोल है आपके पास, और आपको फॉर एग्जाम्पल आपको चलना है टोटल 5000 किलोमीटर जाना है, आपको आपका मन है 5000 किलोमीटर जाना, तो आपको कहोगे भैया ये तो हमारी वॉन्ट्स हो गई है ना, ये तो हमारी वॉन्ट्स हो गई, ये 5000 किलोमीटर, और वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, लेकिन संसाधन कम है। अच्छा अब यहाँ पर कितना क्या क्या है, 5000 चलना चाहते हो, 1000 है तो 1000 चल लो। नहीं, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि 1000 कैसे चलें, कार से चलें, एयरप्लेन से चलें, या फिर बाइक से चलें, कैसे चलें? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके पास संसाधन पड़ा है वो अनलिमिटेड वांट्स है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, लेकिन उनका भी जो यूज है ना वो भी बहुत सारा है, कहाँ इस्तेमाल करें? एक और प्रॉब्लम आ जाती है स्केर्सिटी के साथ। स्केर्सिटी एक क्या प्रॉब्लम थी कि डिमांड बहुत सारी है लेकिन उनकी सप्लाई कम है, लेकिन अब उसके साथ एक और प्रॉब्लम है, जो सप्लाई कम है उसके भी बहुत सारे यूज है, तो उस सप्लाई को कहाँ यूज करें, ये भी एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है मार्केट में। और यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है चॉइसेस की, तो यहीं से आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, ये एक और प्रॉब्लम आ जाती है। और यहीं से हम हमारी बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम मार्केट में क्या होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज है, ये इसका थोड़ा कंटेक्स्ट मैं आपको भी प्रीवियसली समझा चुका हूँ। तो देखो बेसिक आइडिया अगर हम लें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देखो हम समझते थे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। वो पता है मैंने क्यों लिखवाई है, वो इसलिए लिखवाई है कि आज की क्लास में समझ आएगा वो क्यों लिखवाई है, क्योंकि उससे आने वाली अगली 2 डेफिनेशंस और तैयार हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें पता है कि वैसे एक्चुअल में मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि ना लोगों की चाहते अनलिमिटेड है लेकिन उसको पूरा करने के लिए साधन हमारे पास लिमिटेड है। तो हमें पता है हर किसी की चाहत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस बनानी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये बात ध्यान रखना। कोई आपसे पूछो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है चॉइसेस की प्रॉब्लम, जो इन्वॉल्व करती है कि जहां पर आप क्या करते हो, मतलब आप यूं बोलना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है चुनने की, चॉइसेस की प्रॉब्लम है, क्या चीज हम चुने, क्यों, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्स है और उसके पास भी अल्टरनेटिव यूजेस है उसके भी, इसीलिए हम लोग को चुनना पड़ता है, और वो चुनने की जो चॉइस है वो क्या कहते हैं हमारी कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए और हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या चूज करें और क्या एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है ना। और यही सिचुएशन कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, 100 रुपए हैं आपके पास, आपको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, या आप
इस सिचुएशन में दोनों को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा कम है, तो आपको कोई एक चीज चुननी पड़ेगी और यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? 3 रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। रीजन को आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। पहली ऑब्वियस सी बात है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है ना। और दूसरा हमारी वांट्स भी अनलिमिटेड है, और तीसरा उनके भी अल्टरनेटिव यूज है। तो देखो कितनी ही आसान हो गई है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितना भी मेहनत हमने कल करी उसके हिसाब से तो चीजें बहुत इजी जाएंगी अब। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप लिख सकते हो विच अराइजेस ड्यू टू 3 रीजंस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। ये आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसको एक बढ़िया से याद कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आ रहे थे कि रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। रीजन ये है कि जी स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, मतलब जो संसाधन है ना वो पूरी मात्रा में हमें नहीं मिलते। जैसे कि रिसोर्सेज संसाधन होते क्या? जमीन संसाधन है, लेबर एक संसाधन है, पूंजी जो पैसा हम लगाते हैं वो एक संसाधन है, कैपिटल। ये सब हमारे पास कम मात्रा में है, लेकिन इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा। तो इकोनॉमी जो है ना वो हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो इंसान को चाहिए। क्या? अगर रिसोर्स स्केर्स नहीं होते ना तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, स्केर्सिटी। तो आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? स्केर्सिटी की वजह से। या इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आप कर क्या रहे हो? हमें चॉइस बनानी है। बिकॉज क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है स्केर्सिटी की वजह से। स्केर्सिटी क्यों? क्योंकि भाई संसाधन कम है और लोगों की चाहते बहुत है, और जो संसाधन है उनके भी अल्टरनेटिव यूज है ना, वही चीज, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स है, ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। जब एक सेटिस्फाई हो जाएगी दूसरी अराइज हो जाएगी। तो वांट्स जो होती है ना वो अलग अलग डिफर करते हैं प्रायोरिटी में। कुछ वांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसलिए इंसान जो है ना, आपको पता है कि अपनी प्रायोरिटी के, अब देखो इंसान को तो सब चाहिए, कुछ भी दे दो वो भी, उसके बाद भी और वांट्स क्रिएट हो जाती है इंसान की। तो क्या होता है, कुछ चीजें तो बहुत जरूरी होती है और कुछ चीजें होती है जो इतनी जरूरी नहीं है। तो जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो आप चूज कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास खाने का ऑप्शन है, मोबाइल का, आपको पता है कि भाई खाना ज्यादा जरूरी है तो आप मोबाइल को पहले चुनोगे। तो ये क्या हो गया? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है लेकिन आपको चुननी एक है ना। तो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अच्छा, ये तो दूसरी प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। और फिर अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, चाहते अनलिमिटेड थी, ठीक है ना, लेकिन हमारी वांट्स मतलब सॉरी संसाधन लिमिटेड थे लेकिन हमारी चाहते अनलिमिटेड थी। और फिर हमने देखा कि भाई उसके भी बहुत सारे यूज है। रिसोर्स को ना आप और एक से ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल कार में भी इस्तेमाल हो सकता है, एयरप्लेन में भी इस्तेमाल हो सकता है, जनरेटर में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ यूज करना है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि भैया जो आप चॉइसेस बना रहे हो ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मतलब अपना ये कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम 1 से 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है। आज के टाइम पे इसके इतने चांसेस नहीं रहते, बट फिर भी ये एमसीक्यू है, इन सब चीजों से आ सकता है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस व्हिच अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड इट इज अ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to scarcity। ये आप कह सकते हो, ये लिख सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to scarcity and it shows 3 important aspect because human wants are unlimited। और ये भी बोल देना कि because of scarcity and why it is because of scarcity, because human wants are unlimited, resources are limited and they have alternative use of resource, ठीक है ना। तो एक बढ़िया सा इसकी डेफिनेशन बना के इसको अपने कॉपी में खुद से लिखना। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो नोट्स में ओके हैं, लेकिन एक एक बेसिक बेसिक डेफिनेशंस ना आपको अपनी कॉपी में अलग से लिखते चलनी है, जो आप याद करो पूरे साल भर आपको याद रहनी चाहिए और उसको बढ़िया तरीके से याद रखना ताकि वो एक साल में कभी भी आपसे सुने याद रहे। बस ये चीज रखना, इकोनॉमिक्स में आपकी इकोनॉमिक्स सेकंड टर्म कभी भी वीक नहीं पड़ेगी। बाकी आते हैं कि संसाधन और ह्यूमन वांट्स को अगर एक दूसरे के खिलाफ रखा जाए वर्सेस क्या है। मतलब संसाधन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में या भारत या पूरे वर्ल्ड में हमें पता है संसाधन लिमिटेड है, स्केर्स है, और हमें पता है उनके भी अल्टरनेटिव यूज है। और अगर हम ह्यूमन की वांट्स की बात करें तो वो अलग अलग भाई उसकी वांट्स होती है पहली चीज तो, और बहुत अनलिमिटेड है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि संसाधन का ये स्वभाव है कि संसाधन लिमिटेड है और उसके भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन इंसान की जो चाहते हैं उसके स्वभाव की बात करें तो इंसान की चाहते अनलिमिटेड है और फिर वो भी अलग अलग प्रायोरिटीज में है।
तो क्या क्या चीजें, स्केर्सिटी मतलब संसाधन कम होना, उसके बाद आपके अनलिमिटेड वांट होना, और फिर उसके बाद उसके भी अल्टरनेटिव यूज होना। इससे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी और यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आप इसको चार्ट के थ्रू भी अच्छे से लिख के समझा सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन जो होते हैं वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि भैया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। अब मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी इसको वही लिखना। वैसे हम समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, आप इंसान का बिहेवियर पढ़ रहे हो। क्या बिहेवियर, कि संसाधन लिमिटेड और उसकी चाहते अनलिमिटेड, तो अब वो अपने क्या बेस्ट चॉइस बनाएगा, वो उस चीज को पढ़ना इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कैसे सोसाइटी अपने लिमिटेड संसाधन से, है ना, और उसके भी लिमिटेड संसाधन के साथ ना अब एक और प्रॉब्लम जुड़ती जा रही है, समझ रहे हो कौन सी, कि अल्टरनेटिव यूज है और उससे वो प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स और सर्विस लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो वही क्या भाई, लिमिटेड संसाधन है उसके भी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स है, और उससे वो क्या बनाएगा, उससे वो क्या बनाएगा, कैसे गुड्स बांटेगा लोगों के बीच में, उस चीज को पढ़ना इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं लिमिटेड संसाधन है और कैसे गुड्स एंड सर्विस बंदा बनाएगा और कैसे उसको बांटेगा लोगों को, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें भी आप अलग से लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि हमारी मार्केट में संसाधन हमारे पास कम है, चीजें हमारे पास कम है, यानी कि पैसा मान लो जेब में कम है, और फिर कैसे वस्तुएं हम फिर बनाएंगे उस कम संसाधन से, और फिर कैसे उसको हम बांटेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बस ये याद रखना। बाकी थोड़ा बहुत और चीजें सवाल आ जाते हैं यहाँ पे इसके बाद, कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें आप ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ते हो, इसीलिए एक सोशल साइंस है। तो आपको सवाल आ जाए, वैसे तो नहीं आने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को क्यों सोशल साइंस माना जाता है, बिकॉज ये इंसान का व्यवहार पढ़ती है, इसीलिए इसको सोशल साइंस में ऐड करा जाता है। बाकी ये क्या 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 पढ़ती है इंसान के स्वभाव में, कि इंसान कैसे चॉइसेस बनाएगा, इंसान कैसे संसाधनों का यूज करेगा। तो ये बड़ा ही सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीका है, लेकिन हाँ ये एग्जैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है, क्योंकि इंसान का व्यवहार तो चेंज होता रहता है, इसीलिए ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्ट बने हैं, ठीक है ना, और वो जो चीजें बनी हुई है वो अप्लाइड है और आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो अलग अलग सिचुएशन आ जाएगी, इंसान का व्यवहार अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इकोनॉमिक्स किस बारे में है, इकोनॉमिक्स है चॉइसेस बनाना स्केर्सिटी के अंदर, मतलब आपके पास बुरे हालात है, संसाधन नहीं है आपके पास, अब आप अपने आप को कैसे बेहतर सिचुएशन देते हो। तो इकोनॉमिक्स है, इट्स ऑल अबाउट क्या कहते हैं, स्केर्सिटी के अंदर चॉइसेस बनाना। आपके पास संसाधन कम है और अब आपको चॉइसेस बनानी है। तो ये स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, मतलब कैसे कैसे रिश्ते रहेंगे रिसोर्सेस के बीच में, और आपकी चाहतों को खत्म करती है। मकसद क्या है, देखो मकसद यही है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, कि इंसान बेहतर चॉइसेस बनाए, यानी कि वो जो संसाधन, जो 100 रुपया है ना, उसका तुम बेस्ट इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि 100 रुपए से तुम अपना पेट नहीं भर पाए या 100 रुपए वेस्ट हो गए। तो जो लिमिटेड संसाधन है हमारे जीवन में, उससे हम बेस्ट इस्तेमाल करें, वो हमारा एक इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स को उसमें हम पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर के सवाल पिछले 1-2 साल में देखे गए हैं। ये एकमात्र ऐसा पहला टॉपिक मैं कहूंगा जिससे पक्का सवाल आ रहे हैं कुछ 1 आध साल से, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और इसको देखते पहचान जाओगे आप। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव, इसे नेगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है ना, व्हाट इज योर रियल फैक्ट, तुम्हारे पास क्या है या क्या था वो। और नेगेटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पता क्या कहती है, क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, उस चीज पे बात करना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, क्या है तुम्हारे पास, और नॉर्मेटिव कहती है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो नॉर्मेटिव में आप हमेशा समझ जाओगे, शुड आ जाएगा हमेशा, क्योंकि हमेशा तुम कहोगे मेरे पास क्या है, मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास क्या है, तुम बताओ मेरे पास ये है वो है ऐसा है वैसा है। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए, भैया ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो तुम्हारे पास है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो तुम्हारे पास होना चाहिए। अब देखो पढ़ते हैं इसको, आसान सी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है क्या है या रियल फैक्ट जो तुम्हारे पास है, इसके मतलब क्या तुम्हारे यहाँ चल रहा है, क्या हुआ और क्या होगा, जो तुम्हारे पास है वो सच्चाई। फीचर फैक्ट और डाटा के ऊपर बेस्ड है, टेस्टेड है और वेरीफाइड है, कोई ओपिनियन या जजमेंट नहीं है इसके अंदर। प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या रियल फैक्ट है? हाँ, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है रियल फैक्ट है, जो है वो है। इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब कुछ लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कुछ कम पैसा कमा रहे हैं, अमीरी गरीबी में फर्क है तो है। ये ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको कभी भी जजमेंट नहीं देता, जो है वो है, जजमेंट नहीं है इसमें कि ये होना चाहिए था वैसा होना चाहिए, समझ रहे हो। और नॉर्मेटिव हमेशा सजेशन देता है, क्या होना चाहिए था, क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है ना, ओपिनियंस के बेस्ड पे है, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ जजमेंट देता है। जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए, प्राइस बढ़ रहे हैं रियल बात है, लेकिन बढ़ने नहीं चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। या बढ़ने चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट को गरीबी कम कर देनी चाहिए, अब देखो वर्ड मैं बोला ना, शुड आ जाए तो समझ जाना नॉर्मेटिव। गवर्नमेंट को गरीबी कम कर देनी चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, ये नहीं होना चाहिए, तो ये कम होना चाहिए, ये भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो डिफरेंस क्या है? मीनिंग व्हाट इज और उसमें व्हाट शुड बी। नेचर ये फैक्ट बेस्ड है, वो ओपिनियन है, ओपिनियन आप जब भी दोगे ना जब वो चीज नहीं हो रही होगी। वेरिफिकेशन, इसको आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये तो हो रहा है ना, लेकिन इसे आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, उसमें जजमेंट होती है जैसे प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए। पॉजिटिव मतलब रियलिटी, नॉर्मेटिव मतलब सुझाव देना, और दोनों मिलके हमें क्या समझने में मदद करते हैं? प्रॉब्लम समझने में मदद करता है। क्यों? जो मार्केट में चल रहा है क्या वो सही चल रहा है? आप बोलोगे हाँ सही चल रहा है तो ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जो मार्केट में चल रहा है वो चलना चाहिए, आप कहोगे नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों आ गई। तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम समझ सकते हो और सॉल्यूशन दे सकते हो। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप 11th में पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये दोनों ही इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं। अब आपने जो डेफिनेशन याद करी थी ना, उसमें हल्कू सा चेंज करना है। डेफिनेशन सुनाओ। इकोनॉमिक्स विद द, उसके आगे एज इंडिविजुअल लिख लेना। एज इंडिविजुअल मतलब एक जना, इंडिविजुअल मतलब एक जना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके आगे एज होल लगा देना, WHOLE, होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों की डेफिनेशन कंप्लीट। अब आपको दो डेफिनेशन याद हो जाएगी, कल को इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं तो वो डिफरेंस तैयार हो गए। एक डेफिनेशन से 3 डेफिनेशन, क्लियर है? तो अब आप क्या पता इसका मतलब भी समझे हो, ठीक है ना, क्या पता आप इसका मतलब भी समझो। कैसे? आप कहोगे भैया इकोनॉमिक्स मतलब पढ़ना एक देश में क्या चल रहा है, कैसे लिमिटेड संसाधन है, मतलब 100 रुपए है जेब में, और उससे कैसे बढ़िया निचोड़ना है, उस 100 रुपए को कैसे बढ़िया बढ़िया फायदा उठाना है। लेकिन तुम सिर्फ सोनू का स्वभाव पढ़ रही हो बैठ के। सोनू का मतलब कि सोनू क्या करेगा 100 रुपए में, इंडिविजुअल एक अकेला इंसान है, या किसी एक दुकान की बात पढ़ रही हो, या किसी एक सिर्फ एक फैमिली की बात पढ़ रही हो, तो ये एक सिर्फ एक बंदे की बात पढ़ना। लेकिन अगर ये पूरे एक देश की बात पढ़ना, पूरी एक देश नेशन की बात पढ़ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी कि इकोनॉमी को एक एक इंसान के स्तर पर पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और पूरे देश के स्तर पर पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। खत्म, बस इतना सा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम याद रखना, इससे सवाल आ सकते हैं एमसीक्यू में छोटे छोटे, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी कहा जाता है, इसे इनकम थ्योरी कहा जाता है, समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? छोटे छोटे यूनिट, जैसे एक अकेले इंसान कंज्यूमर हो, एक अकेली दुकान हो, फर्म, एक छोटा सा ग्रुप हो। माइक्रो मतलब छोटा, इसमें आप छोटे छोटे एक एक इंसान के डिसीजन, एक एक इंसान क्या डिमांड कर रहा है मार्केट में जाके, क्या मांग रहे हैं आज के टाइम पे लोग मार्केट में, क्या बिक रहा है मार्केट में, क्या प्राइस है एक सिंगल प्रोडक्ट का, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक मोबाइल का क्या प्राइस है, एक इंसान की क्या इनकम है, या एक दुकान कितना माल बना रही है। तो ये एक छोटे स्तर पर पढ़ाई करना है इकोनॉमिक्स के बारे में। मेन टूल यहाँ पर ज्यादातर आप डिमांड और सप्लाई ही पढ़ते हो, एक अकेले इंसान की क्या डिमांड है, अकेले इंसान की क्या सप्लाई है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके से फाउंडेशन है जहां पर आप इकोनॉमी समझते हो। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर पढ़ता है पूरी इकोनॉमी का होल, मतलब एग्रीगेट, सबको इकट्ठा करके पूरे देश की आबादी के ऊपर। अगर देश की आबादी के ऊपर बात हो रही है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो, अगर देश की, पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड लिखा जाएगा, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर लेना, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात होगी तो माइक्रो है मैक्रो है? मैक्रो। एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात हो रही है, मैक्रो। इन्फ्लेशन अगर देश में बढ़ रहा है, मैक्रो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है अगर पूरे देश में, तो ये मैक्रो है, क्योंकि एक के लिए नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर हम किसी राम गोपाल वर्मा की बात करें, तो एक अकेला इंसान है, वो क्या डिमांड कर रहा है मार्केट में, वो क्या सप्लाई कर रहा है, वो कितना अमीर है कितना गरीब है, वो उसका लेना देना है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर आप बड़े लेवल पे पढ़ते हो, तो आप देश की इनकम, जब नेशनल इनकम की बात की जाएगी, वो मैक्रो लेवल है, क्योंकि वो देश की इनकम है। पूरा देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है, टोटल आउटपुट, वो मैक्रो लेवल है। पूरे देश की इंप्लॉयमेंट, रोजगारी, मैक्रो लेवल है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मैक्रो लेवल है। पूरे देश की गरीबी, मैक्रो लेवल है, जिसको आप 12वीं में पढ़ते हो, ये आपको 11वीं में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो मैक्रो मतलब बड़ा, ये स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी को, ओवरऑल क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है। तो एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, टोटल बेरोजगारी, या पूरे मार्केट में क्या क्या प्राइस लेवल। अब देखो डिमांड थी, वहां सिर्फ सप्लाई थी, लेकिन यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिखी। माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे, ठीक है ना। बाकी इसको आप अलग तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। माइक्रो में आई आ गया इंडिविजुअल, मैक्रो में ए आ गया, आई और ए से रिलेट कर सकते हो। माई, माई मतलब आई, क्रो इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा, ए मतलब एग्रीगेट, ऑल। इसके डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे सवाल आते हैं। जब डिफरेंस लिखोगे तो मैंने आपको पहला डिफरेंट डेफिनेशन बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज होल। और फोकस क्या है, आप ये फोकस चाहो तो लिख सकते हो, स्मॉल लेवल, लार्ज लेवल। फिर टूल्स लिख देना, इसके अंदर टूल्स क्या आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। फिर इनके दूसरे नाम, वो प्राइस थ्योरी कहलाता था और वो इनकम थ्योरी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आप प्राइस पता लगाते हो, मतलब इसमें आप एक बंदे क्या मार्केट में कितने प्राइस पे सामान बेच रहा खरीद रहा वो पता लगाते हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसी एक बंदे का थोड़ा ना पता लगाओगे, आप तो पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इंप्लॉयमेंट कितनी वो पता लगाते हो, ठीक है ना। बाकी इसमें छोटा इकट्ठा होता है, इसमें ज्यादा इकट्ठा होता है चीजें। बाकी वो दूसरे नाम जो मैंने आपको बताए, एग्जाम्पल इसके अंदर इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ चुके हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे इनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंस, कि माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब माइक्रो की डिपेंडेंसी मैक्रो पे। देखो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ये आप इसको दो हिस्सों में मत बांटो। आप यूं मत सोचो कि ये बहुत अलग चीज है और ये बहुत अलग चीज है। माइक्रो और मैक्रो ना एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। माइक्रो स्टडी में आप क्या पढ़ते हो, एक एक इंसान की स्टडी करते हो, और मैक्रो में आप पूरे देश की होल इकोनॉमी की बात करते हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माइक्रो कैसे डिपेंड करता है वो पढ़ते हैं। देखो एक अकेला इंसान पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा नहीं करेगा, एक एक इंसान करेगा। इसीलिए अब ये कंसेप्ट आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। इसके ऊपर मैं छोटी सी बात करता हूँ, हालांकि डिमांड का टॉपिक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक अकेला इंसान है सोनू, उसने कोई एक चीज खरीदी 10 रुपए की, 10 रुपए थी मार्केट में, और उसको 10 रुपए में इसने कहा मैं इसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए है और इसे 150 खरीद सकता है 10 रुपए के प्राइस से। मैंने इसका प्राइस कम कर दिया, तब ये क्या करेगा, ज्यादा खरीद लेगा, डिमांड ज्यादा कर देगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कि किसी भी चीज का प्राइस कम हो, उससे वो इंसान उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए प्रभावित होता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ा दो तो कम खरीदने के लिए कहेगा। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, और ये एक अकेले इंसान के स्वभाव पे पड़ी जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड करती है भाई, बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके सबका व्यवहार चेंज होगा ना। या प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड ऑन जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। किसी भी चीज का प्राइस भाई इकोनॉमी में, इकोनॉमी मार्केट में क्या प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा ना। इन्फ्लेशन, महंगाई, भाई मान लो मार्केट में कोई भी प्राइस है, वो डिपेंड करेगा उस देश में महंगाई कितनी है। जिस देश में जितनी महंगाई वहां माल वैसा, प्राइस वैसा।
तो एक अकेले इंसान का प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? उस देश की महंगाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एक अकेले का डिसीजन जो है ना वो डिपेंड करता है पूरी इकोनॉमी पे। मतलब पूरी इकोनॉमी है और उससे एक अकेले का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं और डिमांड उन बहुत सारे लोगों की वजह से एक अकेले इंसान की भी डिमांड चेंज हो जाती है। मतलब पूरे इकोनॉमी में अफेक्ट पड़ा और एक अकेले इंसान को क्या अफेक्ट पड़ेगा? पूरी इकोनॉमी में महंगाई हो गई, एक अकेले इंसान को अफेक्ट पड़ेगा? हाँ। पूरी इकोनॉमी में डिमांड एकदम से चेंज हो जाए, अकेले इंसान को अफेक्ट पड़ेगा? हाँ। अब मैक्रो कैसे डिपेंड करती है माइक्रो पे? तो देखो पूरी इकोनॉमी, फिर वही नेशनल इनकम, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एग्रीगेट डिमांड, ये सब माइक्रो मैक्रो के एग्जांपल है। तो मैक्रो कैसे डिपेंड करती है? जैसे मान लो मैं इसी को उल्टा कर दूं, एक अकेला डिमांड करेगा, फिर एक अकेला, फिर एक अकेला, फिर एक अकेला, फिर एक अकेला, सब मिलके होल डिमांड बन जाएगी, देश की डिमांड चेंज हो जाएगी। एक अकेला इंसान बेरोजगार होगा, एक और बेरोजगार, एक और बेरोजगार, एक और बेरोजगार, यही तो पूरे देश का होल इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। तो पूरा देश में एकदम से अफेक्ट पड़ जाए, उससे एक एक को अफेक्ट पड़ेगा और एक एक पूरे देश को अफेक्ट करेगा। यानी कि छोटा छोटा लेवल मिलके बड़े को प्रभावित करेगा और बड़ा लेवल हर एक एक को प्रभावित करेगा। ठीक है ना? तो मैक्रो और माइक्रो दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या ये इंपॉर्टेंट है? कह सकते हो, नहीं, ज्यादा नहीं। माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन या फिर उनका एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वो है प्रोडक्शन कंजम्पशन, थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बाकी क्या कहते हैं, माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्सिस में पढ़ते हैं। पैराडॉक्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो दिख रही है गलत बट एक्चुअल में वो सही है, पैराडॉक्स सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब दिख गलत रही है या कोई चीज गलत होती हुई दिखाई दे रही है बट एक्चुअल में वो चीज सही है। जैसे व्हाट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल मे नॉट बी गुड फॉर द होल इकोनॉमी। मतलब एक इंसान के लिए आपको जो सही दिखाई दे रहा हो पर जरूरी नहीं हो पूरे देश के लिए सही हो। एक इंसान पैसा सेव करे उसके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर पूरा देश पैसा सेव करने लग जाए, इसका मतलब अपने बटुए में रखने लग जाए, तो बाहर मार्केट में पैसा जाएगा। और जब मार्केट में पैसा जाएगा नहीं तो आप खुद सोचो ना, पूरा इकोनॉमी को तो कोई मार्केट में डिमांड नहीं करेगा। अब जब कोई मार्केट में डिमांड नहीं करेगा तो फिर बनाने वाला बंदा बनाएगा नहीं, फिर काम नहीं मिलेगा लोगों को और इकोनॉमी पूरी सफर हो जाएगी। तो इसे कहते हैं पैराडॉक्स। दिखने में सही लग रहा है भाई पैसा बचाओ, तुम पैसा बचाओ, अब ये बचाऊंगा, सही लग रहा है, तुम बचाओ, हाँ सही है, लेकिन पूरा देश अगर बचाने लग जाए तो ऐसे समझ रहे हो क्या कॉन्सिक्वेंस? कंक्लूजन क्या है कि एक अकेले इंसान का अगर फायदा हो रहा है ना, जरूरी नहीं है पूरे देश का फायदा होगा। समझ रहे हो? हमेशा नहीं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं माइक्रो और मैक्रो के पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स मतलब दिखने में सही लग रहा है मगर एक्चुअल में वो सही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, बाकी इंपॉर्टेंट कौन सी है, माइक्रो और मैक्रो? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जरूरी है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक पढ़ोगे तब दूसरी या दूसरी तब पहली समझ में आएगी, कोई भी ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये है कि माइक्रो एक एक इंसान का व्यवहार पढ़ लो तो मैक्रो भी समझ में आ जानी चाहिए। ये मैक्रो के लिए अलग से क्यों है? क्योंकि जब 12वीं पढ़ने जाते हो ना तब भी ये लिखा हुआ आता है कि भाई हम मैक्रो क्यों पढ़ रहे हैं अलग से, माइक्रो के साथ ही थोड़ा बहुत क्यों ना डिस्कस कर लिया। तो बोलता है भाई मैक्रो को क्यों ऐड करा? तो देखो, जब बंदे इकोनॉमिस्ट जब इसको पढ़ रहे थे या बना रहे थे ना, तो उन्हें लगा यार हम एक एक बंदे की डिमांड और सप्लाई पे ध्यान दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन एक टाइम पे आप अकेले की बात कर रहे हो लेकिन आप पूरे इकोनॉमी को नहीं समझा सकते। एक इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक इंसान अलग तरीके से, सबका मिला के पूरा देश कैसे बिहेव कर रहा है वो पता लगाना मुश्किल है थोड़ा। क्योंकि एक एक इंसान का तो बिहेवियर पढ़ लोगे पता चल जाएगा, लेकिन पूरा देश मिलके क्या बिहेव कर रहा है वो मुश्किल होता है पता लगाना। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करा गया और बाद में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी थ्योरी बनाई गई कि हाँ जी, पूरे देश को, पूरे इकोनॉमी को, नेशनल इनकम को, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सारे मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना हमें समझने में मदद करता है पूरे देश की इकोनॉमिक सिस्टम को। ठीक है ना? अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब क्या है इसका? भाई इसका मतलब समझते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, देखो आप एक बेसिक सी बात समझो, ये हमारा सोनू है,
और ये सोनू को उसके पापा ने बंटवारे के बाद इसको ये हिस्सा जमीन में दे दिया। अब आपको ये पता है कि ये सोनू का एक संसाधन है, रिसोर्स है। अब सोनू इस जमीन पर पहले तो ये परेशान है कि बहुत ही कम जमीन है, यानी कि इसके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, कम है, और उसकी चाहते बहुत अनलिमिटेड थी। जब इसके पिताजी ने इसको ये क्या कहते हैं जमीन देने की बात करी थी, तो इसको लगा बहुत ज्यादा जमीन मिलेगी, बहुत बड़े हिस्से में मिलेगी, कॉम्प्लेक्स खोलूंगा, मॉल खोलूंगा, बहुत कुछ सोचा। अब जमीन इतनी है कि इस पे एक शौचालय भी नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि डिजायर तो अनलिमिटेड थी, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड थी, बट रिसोर्स इसके पास लिमिटेड था। और फिर उसमें भी अब ये कि अब ये इसमें क्या खोले, अब इस ये जमीन में क्या खेती करे, 50 गज का मकान, क्या मकान बनाए, इसको किराए पे दे, इसमें होटल खोले, क्या करे, इसको रहने के लिए इस्तेमाल करे, या इसको किसी को किराए पे दे, या खेती करे, कुछ भी। थोड़ी कम जमीन है, बट क्या करे। तो चाहते अनलिमिटेड थी, बहुत कुछ चाहता था, लेकिन संसाधन कम था। अब संसाधन कम था, उसमें एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि उस संसाधन का भी बहुत यूज हो सकता है। तो यहां तक तो चल रही थी सोनू के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब हुआ क्या, सोनू को मोनू ने कुछ सुझाव दिए कि लो बेटा ऐसा कर लो, देखो जीवन का ये तो ऐसा ही चलता है, कर लो ये जुगाड़, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तुम्हारे को क्या कि तुम्हारे पास संसाधन लिमिटेड है और तुम्हें चाहते अनलिमिटेड पूरी करनी है, कोई बात नहीं, चलता है, एडजस्ट कर लो। सोनू सो गया। अगली सुबह उठा, अब उसे आ गई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मतलब अब सोनू ने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पर खेती करूंगा। क्यों? क्योंकि सोनू ने एक चीज देखी कि भाई मार्केट में है स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, ठीक है ना, मार्केट में है स्केर्सिटी, संसाधन कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो स्केर्सिटी की वजह से सोनू को थोड़ा बहुत समझ में आया कि चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा उभरा। अगले दिन सोनू के पास पता है क्या प्रॉब्लम आ गई, ये सेंट्रल प्रॉब्लम। मतलब अब जो इसके पास जमीन है, स्केर्सिटी की वजह से अब ये जमीन पर क्या करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं कि सेंट्रल प्रॉब्लम इज द इकोनॉमी, ध्यान से सुनना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच अराइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी। मतलब भाई बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप एक समाज में रह रहे हो, सोनू को पहले प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी कि इसको संसाधन इसके पास लिमिटेड है और इसकी वांट्स अनलिमिटेड थी, ठीक है ना, और उसके भी अल्टरनेटिव यूज थे। ये प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि अब जो इसके संसाधन हैं, जो भी इसके पास है, उसको बेस्ट एलोकेट करने की एक और समस्या इसके सामने आ खड़ी हुई कि जो भी इसके पास संसाधन है उसका इसको बेस्ट इस्तेमाल करना है। दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। अब तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी और वहीं से एक सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है पूरी इकोनॉमी की, जो क्या है कि इस संसाधन का बेस्ट एलोकेशन करना, जो भी आपके पास पड़ा है उसका बेस्ट एलोकेशन करना। तो कैसे आपके पास जो भी संसाधन पड़ा है, संसाधन आपको पता है स्केर्स है, स्केर्स मतलब कम है, चाहते बहुत कुछ हो लेकिन है कम, लेकिन अब इससे क्या करना है आपको, इससे इसका जो भी है, अब जो भी है इसका बेस्ट इस्तेमाल करो। तो सेंट्रल प्रॉब्लम कैसी कि क्या बनाए भाई बेस्ट है, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम देख रहे थे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड है और पूरा करने के लिए संसाधन लिमिटेड है और उसमें भी बहुत ऑप्शन है, तब तक तो चल रही थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो स्केर्सिटी की वजह से थी। यहां पर आपकी प्रॉब्लम आई है सेंट्रल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है कि संसाधन को बेस्ट कहां इस्तेमाल करें। और वो बेस्ट इस्तेमाल करना क्यों सोच रहे हो, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। तो बेस्ट इस्तेमाल करने में तीन प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, क्यों और किसके लिए बनाए, क्यों नहीं किसके लिए बनाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप
सेंट्रल प्रॉब्लम समझने से पहले समझो कि यहाँ पर आप बेस्ट एलोकेशन करते हो संसाधन का, मतलब जो भी आपके पास संसाधन है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना, बेस्ट एलोकेशन करना। इसका मतलब कि भाई आपके पास संसाधन लिमिटेड है, अब उससे बेस्ट अपने आप को सेटिस्फेक्शन दो, ठीक है ना, क्योंकि संसाधन कम है, उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करो, है ना, उसके बढ़िया इस्तेमाल करो। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एक तरीके से प्रॉब्लम है जहां पर आप बढ़िया बढ़िया ऑप्शन चुनते हो। जैसे क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, अब मुझे पता है मेरे पास तो संसाधन लिमिटेड ही है, अब मुझे उसे बेस्ट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी मेरे सामने, क्या बनाऊं मार्केट में, जैसे वो जमीन थी, क्या बनाऊं, कौन सा गुड्स बनाऊं, पैसा तो 40 रुपए ही है, अब 40 रुपए में बनाना है, क्या बनाऊं, किसको ज्यादा बनाऊं किसको कम बनाऊं, है ना। जैसे दो एस्पेक्ट आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, देखो विच गुड्स टू प्रोड्यूस और कितनी मात्रा में बनाऊं, तो वही कौन सा गुड्स बनाऊं, गेहूं बनाऊं कार बनाऊं, एक इकोनॉमी एक देश सोचेगा ना गेहूं बनाए या क्या कार बनाए, यानी कि सिविल गुड्स जनताओं के लिए बनाए या फिर लड़ाई झगड़े वॉर के लिए बनाए, और कितना बनाए, ज्यादा चावल बनाए या ज्यादा चीनी बनाए, क्या चाहिए इकोनॉमी को। एग्जाम्पल, अगर ज्यादा संसाधन लग गए कार बनाने में तो फिर बाईसाइकिल बनाने में कम संसाधन लगेंगे, तो चॉइस बड़ी ही जरूरी है, आपको सोचना है। कंक्लूजन क्या है कि आप एक गुड्स अगर ज्यादा बनाओगे तो दूसरे का ऑब्वियस बात है कम बनेगा, क्यों, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है ना। अब इसी संसाधन में आप दो चीज बनाने की सोच रहे हो, एक ज्यादा बनाओगे तो दूसरी कम बनानी पड़ेगी। गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि संसाधन को ऐसे एलोकेट करो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिले। दूसरा, कैसे बनाए, अब भाई बनाना सोच लिया कि किसको कितना बनाना है, समझ आ गया, लेकिन उसको बनाने के दो तरीके हैं। लेबर के तरीके से बनाओगे, मतलब ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करोगे, मशीन का कम इस्तेमाल करो, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री, या फिर कैपिटल इंडस्ट्री, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करो, लेबर कम रखो, जैसे ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, जहां पे सारा फैक्ट्रीज में काम चलता है, वो सारी चीजें। डिसीजन डिपेंड करता है आपको कितनी लेबर चाहिए, कितनी है आपके पास, कितनी कैपिटल आपके पास है या चाहिए या लगा रहे हो, और कितना लागत आ रहा है आपका। अगर लागत मशीन से ज्यादा आ रहा है, लेबर से कम आ रहा है, तो लेबर ज्यादा इस्तेमाल करो ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सको। एग्जाम्पल, इंडिया लेबर इंटेंसिव ज्यादातर लगाता है क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, और यूएसए कैपिटल को ज्यादा प्रेफर करता है, मशीनें वहां ज्यादा है, पैसा अच्छा खासा है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस में आप क्या देख रहे हो, पैसा कम लगे और पैदावार ज्यादा है, उस चीज पे ध्यान देते हो। किसके लिए बनाया जाए, टारगेट ऑडियंस, बच्चों के लिए बनाया जाए, बड़ों के लिए बनाया जाए, महिलाओं के लिए बनाया जाए, क्या प्रोडक्ट की आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस पार्ट को रहने देना। इसके अंदर क्या किसके लिए बनाया जाए, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अमीर के लिए क्या बनाया जा सकता है, गरीब के लिए क्या, मतलब किसके लिए क्या गुड्स बनाए, टारगेट ऑडियंस पे ध्यान देना। गाइडिंग प्रिंसिपल, इंश्योर करना कि जो चीजें ज्यादा जरूरी हैं जिससे लोग सेटिस्फाइड होंगे वो बनाया जाए, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का खत्म हो गया। ध्यान रखना बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अलग अलग 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बड़ा सिंपल है। सोनू 35,000 रुपये में काम कर रहा है कहीं पे, ठीक है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने 3-4 इंटरव्यू दिए, किसी एक जगह इसको 35,000 रुपये में ऑफर किया, उससे पहले इसने 3-4 जगह ट्राई करा था, कहीं पे इसको 30 ऑफर हुआ, कहीं पे इसको 32 ऑफर हुआ, कहीं पे इसे 31 ऑफर हुआ, ठीक है। अगर ये 35 कमा रहा है, इसके बाद इसका बेस्ट अगला, अगर ये 35 नहीं कमाता तो कौन सी नौकरी लेता, आप कहते भैया 32 वाली लेता, है ना। तो यही इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब आपको पता है संसाधन कम है, आप हर काम तो नहीं कर सकते, कोई एक ही चुनना पड़ेगा, एक चुनने के लिए किसी दूसरे को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो वही लॉस जो आपने छोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। लेकिन ये सारी सबके सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, 35 के बाद बेस्ट कौन सी है दूसरी, 32, 30 नहीं होगी, 35 के बाद 32 होगी, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। मतलब जब आप एक चीज चूज करते हो, दूसरी आपको आपको जो सेक्रीफाइस करते हो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, वो सेक्रीफाइस ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, पिज्जा खाओगे बर्गर खाओगे, पिज्जा खाते हो तो बर्गर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बर्गर खाते हो तो पिज्जा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। एक इंसान है 35,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, अगर मान लो उसने 30,000 रुपये कमाया या 30,000 रुपये चुनी या 35,000 रुपये चुनी, तो दूसरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, लेकिन बहुत सारी नहीं बनेंगी, एक ही बनेगी, ठीक है ना। बाकी एक सवाल है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज ही क्यों होती है भाई, अगर मार्केट में कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होती
हर चीज पूरे से मिलती, यानी कि स्केर्सिटी अगर होती ही नहीं संसाधनों की तो कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती ही नहीं, हर इंसान सब कर लेता, ठीक है ना। तो चॉइस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है इस केस में। यहाँ से हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बड़ी ध्यान से समझना, जैसे एक इकोनॉमी है, थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। एक इकोनॉमी में दो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्राफ को समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमारी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में यहाँ पर हम दो चीज बना रहे हैं, गन्स बना रहे हैं या बटर बना रहे हैं। अभी तक इकोनॉमी में गन ही बनाया जाता था 21, बटर नहीं बनाया जाता था। हमने कहा कि अब से हम मक्खन भी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गन उतनी ही बनाओ और फिर मक्खन भी बनाओ, पैसा लगता है हर चीज के लिए। तो अगर आप किसी एक चीज को और प्रोड्यूस करना चाहते हो तो दूसरे की प्रोडक्शन आपको कम करनी पड़ेगी, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, एक प्रोडक्शन कम कर दी, एक बढ़ा दी बटर की। फिर अगली बार हमने दो कम करी, ये वाली चीज थोड़ी खतरनाक लग रही है, लेकिन बढ़ाया एक ही। फिर हमने अब की बार तीन कम कर दी, लेकिन बढ़ाया अभी भी एक। फिर हमने चार कम कर दी, लेकिन बढ़ाया एक। फिर हमने पांच कम कर दी, लेकिन बढ़ाया एक। फिर हमने छह से बिल्कुल जीरो, मतलब पूरी छह कम कर दी, लेकिन बढ़ा हम एक ही रहे। इसको हम अच्छे से समझेंगे पीपीएफ में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। लेकिन आप समझो, संसाधन कम है, आप हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो भी आप चाहते हो। आपको किसी दो कॉम्बिनेशन में से किसी एक को कम करना होगा, तो किसी को ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक को एक एक कम करो और दूसरे को एक एक ज्यादा करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ज्यादा कम करके एक एक बढ़ा रहे हो, वो चीज समझेंगे आगे। इसी कंसेप्ट को पीपीएफ कहा जाता है। तो पीपीएफ करता क्या है, पीपीएफ ना आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी सारे ऑप्शन है। ए ऑप्शन में क्या हो रहा था, 21 गन थी, बटर जीरो था। बी ऑप्शन में एक गन कम कर दी, एक बटर बढ़ा दिया, ओके। सी ऑप्शन में दो गन कम कर दी, एक बटर बढ़ाया। दिस इज अ डिफरेंट ऑप्शन, दिस इज डिफरेंट ऑप्शन, दिस इज डिफरेंट ऑप्शन, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन ये सारे ऑप्शन इन दो वस्तुओं के हैं। सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, जो पीपीएफ दिखा रहा है, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है। और वो जो प्रोडक्शन आपकी हो रही है, वो जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है ना, वो उसी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से हो रही है, वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब जब 21 गन और जीरो बटर बनाए जा रहे थे तो टेक्नोलॉजी तब भी उतनी थी, वैसी ही थी। जब कॉम्बिनेशन में थोड़ा चेंज करा तब भी टेक्नोलॉजी रिसोर्स उतना ही है, ऐसा नहीं है रिसोर्स बढ़ गया या कम हो गया। खुद सोचो ना, अगर रिसोर्स हमारे पास और ज्यादा हो जाता तो हम गन भी उतनी बनाते और बटर को भी बढ़ा लेते, बेसिक सी तो बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कम ज्यादा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हम उतनी रख रहे हैं। तो हम क्या है, हम दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, एक की प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे की कम हो रही है। और ये जो दिख रहा है हमें, ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिख रहा है, दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन, जहां पर रिसोर्स और तकनीक दोनों सेम है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है। मतलब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखा रहे हो, और मतलब जो भी आपके पास माल है उससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन बना रहे हो, और रिसोर्स भी आपका एफिशिएंट यूज हो रहा है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाई जब भी आप पीपीएफ पढ़ो तो कुछ अजम्पशंस आपको शुरू से मान के चलनी है। भाई क्या अजम्पशंस है, सिंपल सी चीज है। जब आपने पीपीएफ पढ़ा, आपने देखा एक चीज, दो चीज महसूस करी होगी। एक गुड्स का प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं, दूसरे का बढ़ा रहे हैं। तो ये जिसका कम कर रहे हैं वो नीचे आ रहा है, जिसका बढ़ा रहे हैं वो ऐसे जा रहा है। और ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। ऐसे आने का रीजन है क्योंकि यहाँ तो हम एक एक ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखो बड़ी लंबी छलांग नीचे आ रही है, इस वजह से इस ग्राफ में थोड़ा चेंज है। हो सकता था आगे जाके पढ़ेंगे ग्राफ ऐसा भी गिरेगा और स्ट्रेट भी गिरेगा, जब बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ अजम्पशंस है जो आपको याद रखनी है। क्या कि आपके पास संसाधन फिक्स्ड है, आप अपने संसाधन नहीं बढ़ाओगे। अगर संसाधन बढ़ा दोगे तो अब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप जो पहले 21 और जीरो का कॉम्बिनेशन रख रहे हो, है ना, कि 21 गन और 20, फिर आपने 20 और एक का कॉम्बिनेशन रखा, फिर आपने इसको 18 और इसको दो का कॉम्बिनेशन बताया। इन सभी कंडीशन, सभी कॉम्बिनेशन में ना आपका रिसोर्स फिक्स था। ऐसा नहीं था कि रिसोर्स हमेशा चेंज हो रहा हो, रिसोर्स पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही है। मतलब हम हमारी इकोनॉमी में जितना पैसा हमें दिया गया हम उतना ही अभी भी चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फिर जायज बात है कि हम इतना ही ये बना रहे होंगे और इसको भी बनाना शुरू कर देंगे। नहीं,
और सिर्फ 2 ही गुड्स की प्रोडक्शन दिखाई दी जाएगी, 3-4 नहीं आएंगे, और रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया यही दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि इसका वेस्टेज भी हो रहा है, ठीक है ना। बस ये 3-4 पढ़ लेना बहुत है। बाकी ओनली 2 गुड्स अजम्पशन, वही सिंपल चीज है कि हमेशा सिर्फ 2 ही गुड्स लेने हैं। एग्जाम्पल गन और बटर, दोनों डिफरेंट रखने हैं, एक दूसरे से सिमिलर नहीं रखने हैं, ठीक है ना। और ये देखो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। अब इस टेबल को समझते हैं। अब देखो शुरुआत में अगर मान लो सारे गन के तौर पर इस्तेमाल हो तो मैक्सिमम 21 गन है, लेकिन उस टाइम पे बटर 0 था, पॉइंट ए था आपका, एक कॉम्बिनेशन था। अगर ग्राफ में आप देखोगे तो कहाँ गया भैया ग्राफ, ये रहा ग्राफ में, ये एक कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन जहां पे बटर्स 6 बन रहे लेकिन गन 0 है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। बाकी पीपीएफ कर्व जो है उसमें हमें कर्व दिखाई देता है, और उसी मतलब अगर हम ये जो ए से लेकर जी तक कॉम्बिनेशन के अगर इसको हम जोड़ें तो एक कर्व बनता है, और इसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। बाकी पीपीएफ कर्व का मतलब क्या है, पीपीएफ कर्व क्या दिखाता है, पीपीएफ कर्व मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाता है आपको बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशंस के साथ साथ। और अगर हम शेप की बात करें इसकी, देखो शेप नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और दूसरा जहां पे एक और चीज देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बटर बना रहे थे और गन को कम करते जा रहे थे, ठीक है ना। वही सिंपल सी चीज है, बिकॉज हम एक एक गुड्स जो थे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो हमें और बटर चाहिए तो हम गन्स को सेक्रीफाइस कर रहे थे वहां पे, लेकिन अगर हमें ज्यादा गन चाहिए रहेंगी तो बटर कम चाहिए रहेगा। और ये सब स्केर्सिटी और चॉइसेस की वजह से था। एक दो चीज ना और लिख लेना, उसको हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, ठीक है। जब भी आप कभी पीपीसी को एक्सप्लेन करो ना, तो पीपीसी की डेफिनेशन, डायग्राम, शेड्यूल, फिर उसके बाद पीपीसी का अपना क्या कहते हैं अजम्पशंस, कि 2 गुड्स बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, रिसोर्स फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज है। ये 3-4 पॉइंट्स हम लिखने के बाद हम इसके बाद ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। उसमें ना 2 चीज लिखना कि पीपीसी है कैसा। तो पहले में लिखना कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है पहले में लिखना। और दूसरे में लिखना कि ये कनकेव टू ओरिजिन है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, इनसे सवाल आते हैं कि बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये बताओ, और कनकेव टू ओरिजिन क्यों है ये बताओ, ये दोनों चीज। और तीसरा पॉइंट आप एक्चुअल में ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना कि पीपीएफ पता है क्यों पढ़ते हो आप, पीपीएफ आप पढ़ते हो ताकि आप सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की दूर कर सको, ये भी ध्यान रखना। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सको, इसलिए भी पीपीसी पढ़ते हो। क्यों पता है क्यों, क्योंकि देखो पीपीएफ में आप क्या पढ़ते थे, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब आपको संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर आप यही तो कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं बनते अलग अलग पॉइंट पे। तो पीपीएफ हमें क्या करता है, पीपीएफ हमें अलग अलग एलोकेशन करना सिखाता है, कैसे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे इकोनॉमी में अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वहां पे हम रिसोर्स का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारी सेम ही जा रही है कांस्टेंट। तो आप ये भी कह सकते हो तीसरा पॉइंट कि पीपीएफ एक्चुअल में आंसर है या सॉल्यूशन है किस प्रॉब्लम का, सेंट्रल प्रॉब्लम का। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, इसे ध्यान रखना, अभी लिखवा देंगे, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ा था, 2 चीज पढ़ी थी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका रीजन हो सकता है कि भाई ये ऐसा डाउनवर्ड क्यों आ रहा है। तो इसका रीजन यही है कि आप एक गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, एक एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करते हो। मतलब व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गन, सॉरी, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ बटर, देन यू आर सेक्रीफाइसिंग द अनदर यूनिट ऑफ गन। तो एक की प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे की कम हो रही थी, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता, जैसे जैसे एक एग्जांपल है जहां पर ये अपवर्ड जा रहा होता, ऊपर कैसे जा रहा होता, तो ऊपर जा रहा होता कि किसी एक की प्रोडक्शन यहाँ कम हो रही है, किसी एक की यहाँ बढ़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक की कम कर रहे हैं और फिर किसी एक की बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक की कम कर रहे हैं और दूसरे की बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम इसीलिए हम कहेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका एक रीजन हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हालांकि मैं अलग से थोड़ा लिखवाऊंगा, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपीसी है, ये अब कनकेव क्यों है, कनकेव मतलब इस शेप में क्यों है, ऐसा क्यों शेप दिखा रहा है। तो ये दिखाता है बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना बढ़ती जाती है, कैसे, देखो ध्यान से समझना भाई, हट जाए यार। हाँ, कहता है जो रिसोर्सेज है ना वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है।
अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब इक्वली एफिशिएंट मतलब जैसे गन्स के रिसोर्स हैं और बटर के रिसोर्स हैं, जितना इसका प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है उतने ही इसकी प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी होगी। मतलब गन्स के लिए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी रिसोर्स है, सेम है, इसके लिए भी हमारे पास पूरी रिसोर्स है, सब है, लेकिन एक दूसरे के लिए इक्वली चीजें एफिशिएंट नहीं है। मतलब जब आपने क्या करा, एक से दूसरे पे रिसोर्स शिफ्ट करा, गन से जब आप बटर बनाने लगे तो आपकी एफिशिएंसी ना थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि शायद हो सकता है आप जितनी बढ़िया तरीके से एफिशिएंसी से गन बना रहे हो और अब आप वही एफिशिएंसी से मार्केट में बटर बनाने बैठोगे तो इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है, क्योंकि अब तक आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे थे अपने देश में, जीरो कर रहे थे, लेकिन आज आप एकदम से प्रोडक्शन करनी शुरू कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर रहे हो। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में आप ये देखोगे ना कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो गिरने लग जाएगी और आपकी लागत बढ़ेगी शुरू में। तो इसलिए आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि शुरुआत में आप इसको ना एक एक गिराए, स्टार्टिंग में कहा गया टेबुलर फॉर्म, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसको आपने स्टार्टिंग में एक गिराया, तब जाके आपने इसको एक बढ़ाया, लेकिन अब अगली बार आप एक एक नहीं गिरा रहे, अगली बार आप ज्यादा गिरा रहे हो एक एक बढ़ाने के लिए। तो उसका रीजन समझो, आप अभी से शुरू से गन बनाते आ रहे हो, यू आर टोटली एक्सपीरियंस्ड, रोज का काम है, बढ़िया बनाते हो, आप आज ऐसा काम कर रहे हो जो मार्केट में बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आप स्टार्टिंग में अच्छी खासी मेहनत लगाओगे, फॉर एग्जांपल एक कम करा एक बना दिया, लेकिन अब आप इसको और बनाना चाहते हो तो आपको इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ना इसके संसाधन को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि उसका एक एक संसाधन बन सके। तो इसके जो रिसोर्स है ना, इसका रिसोर्स और इसका रिसोर्स वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ताकि इसका एक बने। मतलब कहने का मतलब है एक तरीके से ऐसा समझ लो कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है, आपको रोज बनाना आता है, आप जल्दी से बना देते हो, लेकिन ये आप जल्दी नहीं बना पाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, यहाँ कम मेहनत लगती थी, लेकिन यहाँ मेहनत ज्यादा लगेगी, आप नया नया बनाना सीख रहे हो, आपको आता नहीं है ज्यादा, तो आप क्या क्या करोगे, एक एक संसाधन इसका ज्यादा कम करते जाओगे पिछली बार से, यानी कि इसके लिए जो मेहनत लग रही है उसमें उसको ज्यादा मेहनत दोगे। मतलब इसलिए इसका इसका सिर्फ एक एक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसमें कम मेहनत लग रही है, इसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि इसके रिसोर्स और इसके रिसोर्स बराबर नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात एक एक पॉइंट याद रखना, ये वाला, कि ना रिसोर्स दोनों के इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, यहाँ पे लिखा है ना, रिसोर्सेज जो है ना वो दोनों के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जब आप एक से दूसरे पे जाते हो ना, आप गन से गए बटर पे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, रोज बढ़िया काम करने का तौर तरीका है, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जब आपका काम करने का तरीका, एफिशिएंसी कम होगी तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी इसके लिए। रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बेस्ट रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो लेस एफिशिएंट है। सेम गोस फॉर एग्जाम में जाते हैं, जो सबसे पहले बढ़िया आता है, अगर मान लो कुछ चीज आती है, कुछ चीज नहीं आती, तो आप पहले उस पर दिमाग लगाते हो, जो चीज आपको आती है आप उसको कर लेते हो और बढ़िया तरीके से कर लेते हो। फिर आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा दिमाग लगाते हो उस क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहा होता, कि इसको कैसे बना बना के क्या कर के आऊं ऐसा। तो आपको ना जो धीरे धीरे सेक्रीफाइस हो रहा होता है ना, वो आपका बढ़ता जा रहा होता है, दिमाग आपका ज्यादा लग रहा होता है, आपका संसाधन रिसोर्स अब आप ज्यादा लगा रहे हो। पहले मान लो फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको एक आता है, चलो मान लो 2 आते हैं और 2 नहीं आते, तीसरा और चौथा नहीं आता, ये दोनों आपने कर लिया, अब ये दोनों आपने पढ़ रखे हैं, तो आपका रिसोर्स ज्यादा यूज नहीं होगा, मेहनत दिमाग ज्यादा यूज नहीं होगी, बढ़िया से लिख दोगे। लेकिन तीसरे चौथे में जैसे ही आप आओगे ना, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, ये वो, थोड़ा बना बना के करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थर्ड और फोर्थ में आपका जो रिसोर्स है ना, वो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आपको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, आंसर लिखने के लिए दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल कनेक्शन क्या है कि देखो, स्केर्सिटी है मार्केट में, फिर आपको चॉइस बनानी पड़ती है और चॉइस से फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, फिर पीपीएफ बनता है, ठीक है ना। यहीं से एक और टॉपिक शुरू होगा, इसकी भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही समझो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं, पीपीसी कनकेव ओरिजिन क्यों है। अभी अभी मैंने ये नहीं बोला, ये बस मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, एक एक यूनिट बनाने के लिए, जैसे मतलब आप इस सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले आपने ये 21 रखा तो 0 था, फिर आपने इसका एक सेक्रीफाइस करा तो दूसरे में आपने 1 गेन करा, यानी कि आप अपनी मार्केट में एक बटर बनाने लगे, ठीक है ना, एक बटर बनाने लगे, तो आपने क्या करा, एक गन को सेक्रीफाइस करा, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आपने इसको चुना तो सेक्रीफाइस इसको करा,
नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। उसके बाद आप एक के बाद इसे दो बनाओगे, यहाँ पर 20 के बाद ये कितना होगा 18। अगली बार आपने दो सेक्रीफाइस करा, फिर अगली बार 18 से 15 हुआ, यानी कि 3 सेक्रीफाइस करा एक और बनाने के लिए। यानी कि हर बार एक एक बनाने के लिए ना, हर बार एक एक बनाने के लिए आपका जो सेक्रीफाइस है वो ज्यादा हो रहा है, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हर केस में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बढ़ता जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका भाई एक लाइन में रीजन है कि रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जब भी हम एक से दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाती, हमारी एफिशिएंसी थोड़ी गिर जाती है, इसलिए हमारी लागत भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और अगर हम इसके बाद बात करें, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी बात ध्यान से समझना, इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नाम से कहा जाता है। दैट इज ऐसी डेफिनेशन है जो बार बार आती रहेगी, हर चैप्टर में आएगी, अगले 3-4 चैप्टरों में आप इसको 2-3 बार देख लोगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग नाम से देख लोगे, ठीक है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इसकी बात कुछ भी नहीं है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है। क्या, देखो इसे ऐसे लिखा जाता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इस तरीके से। डेल्टा होता है ये जो साइन होता है ना, डेल्टा मतलब कुछ भी नहीं है। आपने पहले कितना सेक्रीफाइस करा, एक सेक्रीफाइस करा, -1 या +1, -1, और उसके बदले गेन कितना करा, एक, तो +1। फिर दूसरे केस में आपका जो सेक्रीफाइस था चेंज, वो कितने का था, -2 का, और नीचे गेन कितने का था, 1 का। दिस इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कुछ भी नहीं है कि कितने का मार्जिन है वो लिखना, ठीक है ना, कितने का मार्जिन है। जैसे वहां तो आप डायरेक्ट बोल रहे थे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक का सेक्रीफाइस एक का गेन, दो का सेक्रीफाइस एक का गेन, तीन का सेक्रीफाइस एक का गेन, चार का सेक्रीफाइस एक का गेन। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ध्यान समझना। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जो भाषा बोलूंगा वही लिखना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू गेन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। मतलब आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एक गुड्स का दूसरे के एक एक गेन करने में, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ, लिखो आप लोग, सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर, सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर, अदर कॉमोडिटी भी लिख सकते हो या कुछ भी, सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर लिख लो बस। कॉमोडिटी लिखना है तो ब्रैकेट में अपने लिए छोड़ देना। सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट, ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। तो ये है सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने जो लिखा उसको बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग कितना रेट है हमारा सेक्रीफाइस करने का, मतलब रेट देखो, जैसे जैसे 21, उसके बाद 1, 20, 2, सॉरी 21 पे 0 था, 20 पे 1 था, उसके बाद 18, और यहाँ पे था हमारा 2, फिर यहाँ हमारा 15 हो गया था, यहाँ 3 था, फिर हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं 15 के बाद 11 हुआ, और यहाँ 4 हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग 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 गेनिंग गेनिंग गेनिंग, लेकिन हम रेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एमओसी एक तरीके से कैसे निकलेगा, कितना वाई में चेंज हुआ, इसको वाई मानना और इसको एक्स मानना, क्योंकि जो भी सेक्रीफाइस होगा उसे वाई मानना, जो भी सेक्रीफाइस होगा, यानी कि सेक्रीफाइस हो रहा है इसे वाई। सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग हमेशा ऊपर लिखना। सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर, कितना सेक्री, अब यहाँ में ये नहीं बात कर रहा कितना सेक्रीफाइस हुआ, मैं रेट की बात कर रहा हूँ। रेट रेट कैसे निकलेगा कि भाई इसके हिसाब से कितना सेक्रीफाइस हुआ। -1 हुआ और इसका रेट है 1, तो इस पहले में रेट आया -1, दूसरे में सेक्रीफाइस हुआ -2 और गेन हुआ 1, तो रेट हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट, सेक्रीफाइसिंग रेट हो गया -2। अगले में -3, और नीचे तो 1 ही होगा हर बार, अगले में रेट हो गया -3। तो आप जो ग्राफ बना रहे हो ना, ये वाला देखो, मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ, 21, 20, 18, फिर होगा 15 3 का, फिर होगा 11 4 का, फिर इसके बाद 5 का, फिर इसके बाद ऐसे कुछ और कम हो रहा है, 1 या 0 जो भी है, शायद 5 का 0 ही हो जाएगा इसके बाद। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 0
1 2 3 4 5 6 ये कर रहे हैं हम। तो हम क्या समझेंगे, इस चीज को बड़े ध्यान समझना। अगर हम यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखें तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो क्या पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग है, वो तो पहले में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, वो तो चेंज दूसरे में हुआ है। दूसरे में कितने का चेंज हुआ है, -1 बाय 1 विल बी -1, ये पहला सेक्रीफाइसिंग रेट। दूसरे में कितने का, 2 का, -2 बाय 1, ठीक है ना, आंसर इज -2। तीसरे में होगा अपना -3 बाय 1 विल बी -3। फिर अगले केस में -4 और इसमें ऐड कितना हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, -4। फिर उसके बाद -5 बाय 1 आंसर इज -5। फिर अगले में -6 बाय 1 आंसर इज -6। तो ये दीज आर योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो एक आपको क्या दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे की तरफ एक एक ऐड करने के बदले, एक एक ऐड करने के बदले कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उस पर ध्यान देना है। समझेंगे आगे जाके, कुछ केस होंगे जहाँ डिक्रीजिंग हो रहा होगा, यहाँ कांस्टेंट रह रहा होगा। ये चीज डिसाइड करती है वेदर इट इज कनकेव, कन्वेक्स, स्ट्रेट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से डिसाइड होता है कि ग्राफ कनकेव रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगते हैं। तो कभी भी सवाल आएगा ना कि एक्सप्लेन व्हाई पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन, तो बोलना पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिखना, सैक्रिफाइसिंग रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ हम माल बनाने वाले की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर लिख रहे हैं। आगे जाके जब कभी कंज्यूमर का चैप्टर कराऊंगा तो वहां बस पूरी सेम डेफिनेशन और लिख देना, कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। इसलिए मैं आपको ऐसी सी डेफिनेशन लिखा रहा हूं ताकि इजी हो जाए याद करने में। तो आप ध्यान से सुनो, प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर इसमें आप एक्सप्लेन करना कि इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, हम एक एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरी बढ़ रही है, और जब तक वो बढ़ती रहेगी तो इस वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा सा कनकेव शेप, जो भी समझेंगे आगे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इस तक पहुंचे। तो देखो, जब आप एक की प्रोडक्शन एक एक बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे की ना सेम यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वही जो सेक्रीफाइसिंग रेट यूनिट होता है वही एमओसी कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे, बटर 1 से 2 बढ़ा, लेकिन गन आपने 1 से ज्यादा 2 डिक्रीज करी, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हुई 2 गन, क्योंकि आपने जितना सेक्रीफाइस करा उस पर ध्यान दो, 2 गन। तो इस केस में आप देख रहे हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बढ़ता है। क्यों? आप हर बार सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो एमओसी आपका बढ़ रहा है। पहले आप 1 सेक्रीफाइस करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें, फिर 5 करें, फिर 6 करें, फिर 7 करें, तो एमओसी आपका बढ़ रहा होता है। तो इसीलिए आप ये कहोगे कि कनकेव के केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रीजन है, लेकिन वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग लिखाना उसको, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। तो एमओसी बढ़ क्यों रहा है भाई? मेन रीजन है कि अब ये भी हम ऊपर पढ़ लिए थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग के कनकेव की वजह से, कि ना इक्वली एफिशिएंट नहीं है संसाधन। क्यों? क्योंकि जब आप एक से दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अब आप इसकी एक प्रोडक्शन कम करो तो इसकी एक बढ़ जाए, फिर आप इसकी 2 कम करो तो इसकी 2 बढ़ जाए, फिर आप इसकी 3 कम करो तो इसकी 3 बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये गन है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये बटर है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, आज तक आपने इसे कभी बनाया ही नहीं, मार्केट में आपको आता ही नहीं है। तो आप जो भी संसाधन अब तक यहाँ लगा रहे थे वो प्रॉपर वहां नहीं लग पाएगा, आपको नहीं आता होगा लगाने को, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी को बोलेंगे कि भाई क्या तुझे बटर बनाना आता है सोसाइटी में, उसने बोला हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो हम जो भी पैसा अब तक यहाँ लगाते थे वो सारा पैसा अब यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहाँ ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके धीरे धीरे वहां थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, अपने बेस्ट रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे हम कम एफिशिएंट होते गए और हमारे कम एफिशिएंट रिसोर्स यूज हुए, तो इस वजह से हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा और हमारी कॉस्ट बढ़ गई। बस ये पॉइंट लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे ही आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिखोगे ना, उसके बाद बोलना कि इसमें क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेक्रीफाइस हमारा ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद बोलना कि देयर इज अ मेन रीजन बिहाइंड इट बिकॉज रिसोर्स आर नॉट एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। फर्स्ट, रिसोर्स आर बेस्ट यूटिलाइज्ड एंड लेटर लेस एफिशिएंट रिसोर्स आर यूज्ड। मतलब पहले, अब देखो ना, मान लो आपको एक चीज बनानी आती है, मैं फॉर एग्जांपल हम बात ही नहीं कर रहे बटर की, भूल जाओ, हम बात कर रहे गन की।
अब मान लो तुम्हें गन बनानी आती है, स्टार्टिंग में तुम्हारे से महंगी बनेगी, लेकिन एक टाइम बाद जब तुम्हें टेक्नोलॉजी आ जाएगी तुम्हारी इकोनॉमी में तुम्हारे पास, तो तुम क्या सेम उतनी ही लागत में बनाने की कोशिश करोगे इसे? नहीं, तुम चाहोगे कि अब इसे और सस्ते में और कम एफर्ट्स के साथ बनाया जाए। तो ये जो प्रोडक्शन तुम 21-20 या स्टार्टिंग में जो अपनी प्रोडक्शन देख रही हो, तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देख रही हो बढ़ी हुई है, तो वो जो प्रोडक्शन तुम कम कर रही हो ना, तो वहां तुम मेहनत तो बहुत कम वाली कम कर रही हो, क्योंकि वो तो बनाना बड़ा आसान था। एक एक बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो मेहनत लगी हुई है ना हमारी, वो जो हम कम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो हमने पूरी जी जान लगा के एक एक बढ़ा दिया, लेकिन जब हम और बनाना चाहते हैं तो हमने देखा कि गन तो बड़ी आसानी से बन जाती थी, लेकिन बटर इतनी आसानी से एक एक नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ की ज्यादा मेहनत उधर डालनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ हम जो 3-4 गन एक साथ बना लेते थे, वहां पे सिर्फ एक ही धीरे धीरे बटर बन पाएगा। तो बाद में जाके एफिशिएंट रिसोर्स यूज होने लगे, जिस वजह से ज्यादा सेक्रीफाइस हमें करना पड़ा और कॉस्ट बढ़ गई। जैसे वर्कर अच्छे हैं गन बनाने में, उन्हें आप शिफ्ट कर रहे हो प्रोडक्शन में बटर की, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, स्टार्टिंग में बना सकते हैं भाई आराम से बिल्कुल दिमाग लगा के, लेकिन एक टाइम बाद जब रिजल्ट ज्यादा बनाना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो उनकी ना रिजल्ट में क्या होगा, एफिशिएंसी गिरने लग जाएगी और आउटपुट भी उतना ज्यादा नहीं आएगा, और वो एक ऐसी सिचुएशन बढ़ जाएगी जहां उन्हें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा होगा। इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और इसका दूसरा ही नाम होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ये भी वही है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस वही चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी एमआरटी ही है, ये बात ध्यान रखना। हाँ हाँ, एक एक चीज और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और चीज, कि जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, यही आपका स्लोप डिसाइड करता है कि इसका ढाल ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, तो अब आपसे कभी भी सवाल आए, कि ध्यान से सुनना दोबारा, कि आपसे कभी भी सवाल आए कि भाई क्यों है कनकेव टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोप का तो सिंपल है, उसको तो हम लिख देंगे, उसमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से प्रॉपरली समझाता हूँ, क्योंकि अब खत्म हो गया है टॉपिक हमारा कनकेव वाला। तो अब भाई कोई आपसे सवाल पूछे कि ये आपका पीपीएफ कनकेव टू ओरिजिन क्यों है, तो सबसे पहले तो हम बोल देंगे बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम अगले स्टेप में ये बोलेंगे कि भैया ये जो है ना क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेशन लिखने के बाद हम ये कहेंगे कि जो हमारा एमओसी है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे? हम जो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम एक चीज और पढ़ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एमओसी सेक्रीफाइसिंग हमारा ज्यादा क्या क्यों हो रहा है। इसके बाद ये लिखना कि मेन रीजन कि रिसोर्स जो है ना वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है। स्टार्टिंग में वर्कर अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके एफिशिएंट ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और इतना प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा। तो ये एक पॉइंट जो मैंने वो 3-4 लाइन में था ना, ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट एक साथ लिखना, ये यहाँ पे मेन रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है ना, बिकॉज शिफ्टिंग की वजह से स्टार्टिंग में तो आप रिसोर्स को बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बाद में जाके इतनी मेहनत या आप इतने एफिशिएंट नहीं हो। भाई एक सफेदी वाला बंदा, अगर आप उसे प्लस्तर का काम कराओगे तो वो स्टार्टिंग अगर छोटा सा छेद करना है, हल्का 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 सा कर देगा, लेकिन आप उसे पूरा कमरा दे दोगे तो वो इतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। तो बाद में जाके उसकी लेस एफिशिएंट रिसोर्स यूज होने लग जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा और आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना, बस। और फिर इसी को एग्जांपल से समझा सकते हो। और उसके बाद बस एक ये फॉर्मूला याद रखना कि एमओसी लिख लो या चाहे एमआरटी लिख लो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डेल्टा मतलब चेंज कहते हैं। या तो आप लिख दो यूनिट सेक्रीफाइस और अपॉन में, और हमेशा ऊपर सेक्रीफाइस वाला आता है और नीचे हमेशा गेन वाला आता है। ठीक है ना, तो ऊपर हमेशा गन आएगा, नीचे हमेशा बटर आ जाएगा। और यही आपका एमआरटी या एमओसी, यही आपका स्लोप भी बताता है कि स्लोप कैसा होगा। ठीक है ना, बाकी इसी को आप रेशो में भी लिख सकते हो। रेशो में भी अगर लिखोगे तो सेक्रीफाइसिंग की रेशो हमेशा सबसे पहले बाद वाली। तो बताओ, पहले केस में 1:1 होगा, दूसरे में 2:1, तीसरे में 3:1, 4:1, 5:1, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी प्रॉपर्टीज, ये मैंने आपको भी बताई दी थी क्लास की स्टार्टिंग में कि पीपीसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि एक गुड्स ज्यादा बनाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब एक बढ़ा रहे हो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सिर्फ इतना सा रीजन है इसका, सिर्फ इतना सा रीजन। और पीपीसी कनकेव क्यों है, बोर्ड शेप का, थोड़ा बो टाइप शेप होता है ना, वो बिकॉज एमओसी इंक्रीज हो रहा होता है। और जैसे हम पीपीएफ की तरफ मूव करते हैं, मतलब जैसे जैसे हम और ज्यादा किसी एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहे होते हैं तो रिसोर्स शिफ्ट हो जाते हैं, एफिशिएंसी घट जाती है और सेक्रीफाइस ज्यादा होने लग जाता है। ये 3 पॉइंट के तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे बोलना, एज वी मूव अलोंग टू द पीपीएफ
because the resources are getting shifted, मतलब कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही है, फ्रॉम बटर टू गन, क्योंकि आप बटर और गन का ही दिखा रहे हो, तो बोलना फ्रॉम गन टू बटर resources are shifted, so the efficiency will decrease and it will take more sacrifices, या फिर the sacrifices will increase, so curve become concave। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब एक सवाल आता है, अब ध्यान समझना। अब तो ना मैं एक ग्राफ बनाया आपको, ये आप देख रहे हो। अब आपके ना पीपीसी एक्सप्लेन हो चुका है। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक यूनिट बढ़ाने से दूसरी यूनिट कम करनी पड़ती है, इसलिए। पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन का एक लाइन में आंसर बताना हो तो क्या बोलोगे, एमओसी इंक्रीजिंग, बस एक लाइन ये बोल देना। एमओसी क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं एक एक बढ़ाने के चक्कर में। अब मैं बात करता हूँ आगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया कि जो अपना पीपीएफ है ना, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ही आती है, मतलब क्या इकोनॉमी जो जो पॉइंट्स है, इसी पे, इस पे आपने 4-5 कॉम्बिनेशन बनाए थे। जैसे आपने पीपीएफ बनाया था, ये आपका पीपीएफ ये रहा। आपने ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई एफ, इकोनॉमी किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकती है, किसी भी कॉम्बिनेशन पे हो सकती है, तो उस केस में आप पीपीएफ पे हो। लेकिन क्या आपके जो पॉइंट्स कॉम्बिनेशन है वो हमेशा पीपीएफ पे आएंगे, या कहीं और भी हो सकते हैं पॉइंट्स, मतलब क्या इससे पहले हो सकते हैं, क्या इसके बाद हो सकते हैं, इस पे अब हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब ध्यान सुनना। तो आंसर देखो वही है, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको समझा ही दिया कि पीपीसी पे जरूरी नहीं हमेशा कर पीपीसी पे हो, पॉइंट्स आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं। आंसर इज नो, क्योंकि पीपीएफ जो है ना वो हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाता है, मतलब जब भी आपका पॉइंट अगर पीपीसी पे आए तो इसका मतलब आप अपनी इकोनॉमी के लिए बेस्ट कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। ठीक है ना, आप बढ़िया पॉइंट पे हो। ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके से आप अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप पीपीसी से अंदर या बाहर हुए, तीन सिचुएशन, अगर आप पीपीएफ पे हुए तो आपके रिसोर्स पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं, एफिशिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं, बेस्ट सिचुएशन है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि भैया अभी आप कनकेव पढ़ाते टाइम बोल रहे थे कि रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो शिफ्टिंग की वजह से नहीं हो रहे। समझ पा रहे हो, मतलब मेरे पास, ध्यान समझना, मेरे पास जैसे ये एक सिचुएशन है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लिमिट में रिसोर्सेज हैं। अगर मैं पीपीएफ पे हूँ तो इस रिसोर्स का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और कनकेव वाले में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। जब आप कनकेव वाले में आते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हो, एक को गेन करते हो, एक को सेक्रीफाइस करते हो। तो उस गेन और सेक्रीफाइस के चक्कर में आप अपने कुछ संसाधन, यानी कि ये जो संसाधन का दो में हिस्सा है, इसको कुछ को यहाँ शिफ्ट करते हो, कुछ संसाधन को दूसरा माल बनाने में शिफ्ट कर रहे हो। इस चक्कर में संसाधन आपके बेस्ट नहीं इस्तेमाल हो पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पीपीएफ पे हो तो आपके संसाधन बेस्ट यूज नहीं हो रहे, नहीं, बेस्ट यूज हो रहे हैं, वो तो शिफ्टिंग की वजह से कुछ कुछ संसाधन नहीं यूटिलाइज हो पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि पीपीएफ अच्छा नहीं जा रहा, नहीं, वो सही जा रहा है। ठीक है ना, वो कनकेव टू ओरिजिन की वजह से कि भाई पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप दो सब्जेक्ट को जब शिफ्ट करते हो इधर से उधर, तो हल्का सा आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, आपका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं आ पाता, बस वो कहा जा रहा है। लेकिन पढ़ आप अच्छा रहे हो, वो ओवरऑल रिजल्ट है। यानी कि अगर आप पीपीएफ पे आ रहे हो तो कभी भी किसी भी पीपीएफ पे पॉइंट पे हो तो बेस्ट सिचुएशन में हो, आप बढ़िया कमा रहे हो, आपके पास जितना भी संसाधन है ना उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। पीपीएफ का मतलब तो ये होता है। लेकिन अगर आप पीपीएफ के अंदर आ गए, यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ बना, इसका मतलब आप एक्स का वाई का इतना बना रहे हो और एक्स का इतना बना रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके रिसोर्स ना बढ़िया से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप। आपके देश में बेरोजगारी है या इनएफिशिएंसी है, यानी कि इनसाइड वाला एक नेगेटिव पॉइंट है, पीपीसी से अंदर आ जाए तो कर। लेकिन अगर पीपीसी के बाहर हो तो पहली बात, ये सिचुएशन कभी पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपकी काबिलियत से ज्यादा आप काम कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। और ये जब भी हो सकता है, जैसे मान लो 40 रुपए दिए और आप अपना 100 रुपए का पेट भर पा रहे हो, 40 रुपए दिए और आप 100 रुपए का पेट भर पा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मतलब दिया आपको 1000 रुपए और आप बोल रहे हो मैं अमेरिका घूम के आ गया, ऐसी सिचुएशन हो गई, तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी है ये वाला सिचुएशन। लेकिन हाँ, 100 रुपए या 40 रुपए दिए और 40 रुपए में जितना आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते थे आपने करा, तो आप किस पर हो, पीपीएफ पे। 40 रुपए दिए और आप जाके खिलौना लिया है, तो ये इनसाइड पीपीएफ है। ठीक है ना, कि आपको पेट भरने के लिए दिया था, आपने वो काम नहीं करा, रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करा। हाँ, आपके मन में सवाल है कि भैया फिर ऐसी सिचुएशन कब होती होगी, ऐसी सिचुएशन का सिर्फ एकमात्र इस्तेमाल है
कि क्या पता संसाधन बढ़ा दिए हों, मतलब जो इतने रिसोर्स दिए ना, दिखाए हैं सिर्फ 1000 रुपये दिए हैं, बट एक्चुअल में 1000 नहीं 1 लाख रुपए दिया था और कहा था अमेरिका घूमिए। यानी कि ये सिचुएशन तो तभी आ सकती है जब रिसोर्स बढ़ा दिए हों, और अगर रिसोर्स बढ़ाए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बंदा लार्ज अटेन कर सकता है, इतने ही रिसोर्स में वहां नहीं जा सकता बंदा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी है, ठीक है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन तो डिपेंड करती है कैसे आप संसाधन को इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखो ये ग्राफ अब आपको क्लियर हो गया होगा, इनएफिशिएंट है, ये इनएफिशिएंट है, ये सारे एफिशिएंट है, फुल्ली एफिशिएंट है, और ये वाले तो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, मतलब और ही एक्सट्रीम हो गए, समझ रहे हो। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो हैं जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है गिवन रिसोर्स पे, यानी कि पीपीएफ कर पे जो भी आपके ए बी सी डी आ रहे हैं वो आप कह सकते हो, रिसोर्स इसमें फुल्ली यूज्ड है, ठीक है ना, बेस्ट सिचुएशन है। इनसाइड में जैसे ई पॉइंट है, इस ग्राफ में नहीं होगा शायद, या अच्छा दे ही रखा है, ई ग्राफ है, इसमें रिसोर्स बढ़िया इस्तेमाल नहीं है। इकोनॉमी जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं कर रही, मतलब एक इकोनॉमी कैसी है कि उसमें अगर यहाँ आ रहा है पॉइंट, इसका मतलब सरकार या देश वेस्ट कर रहा है अपने संसाधन को, जितना बनाना चाहिए इतनी की काबिलियत से वो बना इतना रहा है, तो उसे अपना क्यों ना यहाँ पे आए, इतने पे लाए, तब वो काम बढ़िया कर सकता है, वो चीज नहीं हो पा रही है सोसाइटी में, ठीक है ना। ये तो दोनों अटेनेबल कंडीशन है, मतलब ये दोनों पॉसिबल है, और ये वाली अनअटेनेबल है, मतलब ये मार्केट में हो ही नहीं सकती बंदे के पास, ठीक है ना। ये ऐसे हैं जो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते रिसोर्स में, ठीक है ना, जैसे कि ये पीपीएफ के बाहर है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी थोड़ा सा पीपीएफ और एमआरटी के बीच में क्या कनेक्शन है सब बात करते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि पीपीएफ क्या, ये अपना पीपीएफ है, और एमआरटी का इससे क्या लेना देना है भाई, इसकी शेप एमआरटी डिसाइड करता है कि नहीं। एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है, एमआरएस भी कहा जाता है, और एमओसी भी कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी भाई सिंपल सी बात है, इनके बीच में रिश्ता ये है कि जो पीपीएफ का स्लोप है, ये जो ढाल है, ये एमआरटी ही डिसाइड करता है। क्यों? गन सेक्रीफाइस कर रहे थे, बटर गेन कर रहे थे, और वही रेशो आपकी एमआरटी बताती है ना, 2:1 की। और जैसे जैसे आप कर्व में नीचे की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, आप देखते हो आपका एमआरटी बढ़ रहा होता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है? हाँ, बताओ कैसे, सोचो। हाँ, अगर हम जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही गेन, हर बार एक एक सेक्रीफाइस करें और हर बार एक एक गेन करें, तो भाई पीपीएफ में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई एमआरटी उसमें कांस्टेंट होगा, मतलब रेशो हमेशा बराबर होगी, जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही गेन करोगे, एक सेक्रीफाइस एक गेन, ठीक है ना, एक सेक्रीफाइस एक गेन, मतलब सेम सेक्रीफाइस हर यूनिट के लिए, रिसोर्स में बराबर यूटिलाइज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें यूं कहा गया रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट, लेकिन कनकेव वाले में ये रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट थे नहीं, तभी तो ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। यहाँ पर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट थे, रिजल्ट हुआ क्या, पीपीएफ एक सीधी सी लाइन बन गया, मतलब हर बार तो आप क्या कर रहे थे, एक बटर के लिए दो, लेकिन यहाँ पर सेम कॉस्ट स्ट्रेट लाइन बनाएगी, लेकिन कन्वेक्स भी बन सकता है, मतलब ऐसा भी बन सकता है पीपीसी। अब ऐसे में क्या होगा? हाँ हाँ, कैसे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, मतलब हम ना सेक्रीफाइस कम करें और गेन ज्यादा करें, क्योंकि हमें पता है एमओसी कैसे निकलता है, हम ऊपर सेक्रीफाइस वाला रखते हैं और नीचे गेन वाला, तो ऊपर की वैल्यू कम आनी चाहिए और नीचे की ज्यादा आनी चाहिए, तो गेन ज्यादा होना चाहिए और ऊपर का कम होना चाहिए। कि मान लो पहले में एक के साथ एक कर दिया, मतलब एक सेक्रीफाइस एक गेन, अगली बार हमने 0.5 सेक्रीफाइस करा, लेकिन गेन हमारा 1 ही हुआ है, क्या हो गया भैया, गेन हमारा 1 ही हुआ है। अगली बार हमने 0.25 कर दिया, लेकिन गेन हमारा 1 ही हुआ है, तो इस केस में हम -1/1 रखेंगे, पहले में आंसर आ जाएगा -1 का सेक्रीफाइस, दूसरे में -0.5/1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, कितना होगा भाई सेक्रीफाइस, मतलब 1/2 है ना, -0.5 ही तो होगा, फिर अगले में कितना होगा, -0.25। कहने का मतलब है कि हम करेंगे क्या, सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं ना वो कम करेंगे और गेन हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। फिर ऐसा लिख सकते हो, एक एक घटाएंगे और यहाँ पर जैसे एक बढ़ गया, फिर अगले में एक घटाया और यहाँ 2 बढ़ गया, फिर अगले में एक घटाया और यहाँ 3 बढ़ गया, तो 1/1, 1/2, 1/3, इसमें क्या होगा, -1 आंसर आया, इसमें -0.5 आंसर आया, और इसमें
0.33 कुछ करके आंसर आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एमओसी या एमआरटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वरना इंक्रीज होता था, है ना। तो 3 सवाल आ गए। और ये देखो इससे से भर भर के सवाल आएंगे कि अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है तो कनकेव टू ओरिजिन, अगर एमओसी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, अगर एमओसी डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कन्वेक्स क्यों होगा, थियोरेटिकली तो कह सकते हो आप, प्रैक्टिकली शायद इसमें बात नहीं है। जब एमआरटी डिक्रीज हो रहा हो, मतलब कम सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ रही है, एफिशिएंसी इसमें आपकी बढ़ रही है। क्यों, मतलब आप जब दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हो ना, तो आप और बेहतर काम कर पा रहे हो, ये सीन हो रहा है इसमें। रिजल्ट क्या है, कर्व कर्व कन्वेक्स बन जाता है। रियलिटी में ये पीपीएफ जो होता है वो कन्वेक्स कभी नहीं होता। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, पीपीएफ जो होता है ना वो हमेशा कनकेव ही रहता है, क्योंकि एमआरसी एमओसी हमेशा बढ़ता ही है। बाकी पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करने बैठे तो कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब उसकी डेफिनेशन दी। कह रहा है सपोज एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है गन और बटर, तो अगर हम ज्यादा बटर बनाएंगे तो हमें थोड़ी गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो जो लॉस होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑलरेडी इसमें हम बात कर चुके हैं, छोड़ दो इसको। पीपीएफ एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है ना, ये मुझे लगता है शायद लास्ट टॉपिक होगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा ना, अब ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, पीपीसी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब पता क्या करेंगे, जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, इधर ही आ जाओ। जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हल्का सा यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, या इसको हल्का सा नीचे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, अगर मान लो मैंने दोनों बढ़ा दिए, तो पहले वाला पीपीसी यहाँ है, अब नया वाला यहाँ बन जाएगा। मान लो दोनों को कम कर दिया, तो दोनों का पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने इस पॉइंट को सिर्फ बढ़ा दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, और वो वही है, तो अब पीपीसी नया वाला ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो ऐसा हो जाएगा। या फिर मान लो इसको कम कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के ऊपर बात करेंगे, जिससे क्वेश्चंस के चांसेस कम है, बट आ सकता है एक आध क्वेश्चन। पिछले साल शायद था इससे, तो देख लेते हैं। देखो, पीपीएफ हमें ये दिखाता है कि कैसे एक गुड दूसरे की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से ट्रांसफॉर्म होता है। देखो, हम गन्स को कन्वर्ट करते थे बटर में, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, सिंपल सी बात है। नीचे कब जा रहे हैं, जब हम गन को सेक्रीफाइस करके बटर बना रहे हैं। लेकिन हम ऊपर भी आ सकते हैं। ऊपर कैसे आ सकते हैं, कह रहा है अगर हम बटर को कन्वर्ट करने लग जाए, मतलब बटर को हम कम करने लग जाए और गन्स को हम ज्यादा करने लग जाए, तो पीपीएफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक गुड्स का दूसरे में कन्वर्जन दिखाता है, एक गुड दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होता है। बाकी पीपीएफ चेंज क्यों होता है, देखो पीपीएफ अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है, और ये अगर कह रहे हो आप चेंज हो गया, तो ये इसलिए हो सकता है कि क्या पता इसका संसाधन बढ़िया हो जाए, आपको और रिसोर्स मिल जाए, या आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। तो उस केस में हो सकता है ना पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाए, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, तो पहले आप यहाँ ध्यान रखना कि पीपीसी चेंज क्यों हो सकता है, पीपीएफ चेंज क्यों हो सकता है। बाकी टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या है, पहला है शिफ्ट होना। शिफ्ट मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, ऐसे पूरा, है ना। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हो सकता है बेटा, कि आप इंक्रीज कर दो रिसोर्स, या टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, है ना, या फिर दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो अपने आप राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ज्यादा लेबर आ जाएंगी, ज्यादा मशीन आएगी, ज्यादा स्किल इंप्रूवमेंट, यानी कि कुल मिला के इन्हीं की रिजल्ट की वजह से आएगा। कहने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट क्यों बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रिसोर्स पहले से बेहतर हो जाएगा और टेक्नोलॉजी। लेकिन आप पीपीसी की अजम्पशन क्या पढ़ते हो, कि रिसोर्स पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, यह आप अजम्पशन पढ़ते हो। लेकिन हाँ, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसका रीजन ये है कि पीपीसी अगर आपको चेंज करना है, शिफ्ट करना है, राइटवर्ड शिफ्ट करना है, तो रिसोर्स बढ़ा दो, ठीक है ना। लेकिन लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है ऐसे, जैसे यहाँ इस तरफ है, अब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। लेफ्ट में शिफ्ट क्या होगा, संसाधन कम हो जाए, या कोई डिजास्टर हो जाए, क्योंकि तकनीक कभी भी किसी की कम नहीं होती, तकनीक बढ़ती ही है, या तो उतनी रहेगी या बढ़ेगी। तो तकनीक नहीं बढ़ेगी, लेकिन नेचुरल डिजास्टर या उस देश में लड़ाई हो जाए, तो अब वो अपने संसाधन का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और वॉर की वजह से उनको थोड़ा सा, या फिर उनके संसाधन कम हो जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाएगी। तो पहली बात, दो तरीके के शिफ्ट हैं पीपीसी में, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड, जिसमें पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे पूरा राइट और ऐसे पूरा लेफ्ट। लेकिन अब पढ़ेंगे रोटेशन। रोटेशन में जैसे मैंने आपको बताया, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। रोटेशन, जैसे ये ग्राफ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार ध्यान से, रोटेशन में क्या होगा, जैसे ये ग्राफ है, तो कोई एक रोटेट हो जाए इस तरीके से ऊपर, है ना। तो अब रोटेशन पे अगर हम बात करें, कहता है रोटेशन जब होता है जब सिर्फ एक गुड्स को अफेक्ट करोगे। जैसे टाइप्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब
अब देखो एक गुड्स ओनली एक गुड्स अफेक्ट होगा रोटेशन में। तो अब ये मान लो फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ है, इसमें सिर्फ हम एक्स एक्सिस पर रोटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, हो सकता है इसकी तरफ थोड़ा आगे चले जाए और वहां वो ऊपर से वही रहे। मैं समझाता हूँ, देखो जैसे एक्स की तरफ रोटेशन क्या है, यानी कि हम इस केस में गन को उतना ही रख रहे हैं, या तो हम बटर को थोड़ा और बढ़ा दें, वो वहीं पे गन, या हम बटर को थोड़ा कम कर दे, तो ये रोटेशन एक ही तरफ हुई, या तो लेफ्ट या फिर राइट की तरफ। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो रोटेशन में इंप्रूवमेंट अगर हो जाए तो राइट की तरफ हो जाएगा, और गुड बनाए जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब थोड़ा उधर। लेकिन अगर थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ जाए, मतलब इधर, तो उस केस में क्या होगा, है अच्छा गन्स, अच्छा सॉरी माफ करना, रोटेशन टूवर्ड्स वाई एक्सिस गन्स की तरफ होगा तो ज्यादा गन बनाई जाएगी, मतलब वही बेसिक सी बात है। ये कैसे केस है ना, देखो नॉर्मल पीपीसी दोनों केस समझते हैं। एक में रोटेशन एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है, यानी कि ये तो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ रोटेशन हुआ, और एक रोटेशन जहां वाई एक्सिस की तरफ रोटेशन होगा, ये हमारा वाई एक्सिस की तरफ रोटेशन होगा। समझ रहे हो, ये रोटेशन, इन दोनों रोटेशन में आप कहोगे कि इधर इंप्रूवमेंट बटर की हो रही है और इधर इंप्रूवमेंट गन्स की हो रही है, बस ये। ठीक है, वन साइडेड रोटेशन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हम दूसरा केस बनाए तो ये हमारा नॉर्मल बटर का केस है। इस केस में बटर की प्रोडक्शन कम हो रही है, संसाधन कम इस्तेमाल हो रहा है अब, और इस केस में ऐसे गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, बटर उतना ही बन रहा है, यहाँ पे गन्स उतनी बन रही है, लेकिन दूसरे की प्रोडक्शन अपने आप कम हो रही है। ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए नुकसान वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, पीपीएफ स्लो डाउनवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि एक गुड्स बनाने की वजह से दूसरा सेक्रीफाइस करना होता है। पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन क्यों है, क्योंकि एमओसी की वजह से है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो होता है प्रॉपर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, प्रॉपर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, एक होता है सिर्फ एक ही राइटवर्ड एक ही रोटेशन हो जाए। ठीक है ना, इनसाइड होगा तो ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे संसाधन का, आउटसाइड है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इम्पॉसिबल है। और अगर मान लो एक ही पॉइंट पे रहोगे आप, उसी पॉइंट पे तो बेस्ट इस्तेमाल कर पा रहे हो आप। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।